हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अर्जुन गुप्ता सर। 22 जुलाई इवनिंग शिफ्ट को जो पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स के सोल्यूशन लेकर आया हूं। तो आइए हम सब मिलकर साथ में देखते हैं कि कैसा पेपर आया था और कैसे हम उसको अटेम्प्ट किया, या आप लोगों ने उसको कैसे अटेम्प्ट किया, कितने आपके सही हैं गलत हैं। लेट अस चेक। और जो नए बच्चे देख रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको भी जो है आई होप कि जरूर इससे फायदा होगा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद सेक्शन ए। सेक्शन ए जैसे कि आप जानते हैं सिंगल इंटीजर टाइप। थोड़ा सा मैं आपको इस पेपर के बारे में बता दूं तो मेरे हिसाब से ये पेपर थोड़ा अबव एवरेज था। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफी लेंदी और काफी कंसेप्चुअल भी थे। कुछ हाँ जरूर, जैसे हर पेपर में होता है, आप जानते ही हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस भी थे, जिसे कि हम कहते हैं कि देखकर हमें अटेम्प्ट करना ही करना है, ताकि हम उन क्वेश्चन से फटाफट टाइम भी सेव करें और जल्दी से हमारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमारा मॉरल भी बूस्टअप होता है अगर टेस्ट में वो क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी जो था, हम आएंगे उसके ऊपर भी, पर जैसा कि पैटर्न में आप देख रहे हैं कि वो जो था थोड़ा सा मैं कहूंगा कि कैलकुलेटिव लेंदी टाइप का सेशन ज्यादा होता है। और ऑफ कोर्स ऐसा होता ही है क्योंकि उसमें हम जानते हैं चॉइसेस आती हैं, 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। चलिए खैर हम उसकी बात करेंगे। Let us start with the first question. The first question based on simple आप बोल सकते हैं मोनोटोनिक बिहेवियर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहां पर है फंक्शन, उस टाइप का जो है इसमें कॉन्सेप्ट था। फंक्शन वॉज डिफाइंड एज -4/3 x cube plus 2x square plus 3x when x is greater than 0 and 3x e की पावर x when x is less than 0. We have to tell ऑप्शंस के थ्रू कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। We all know whether we have to check an increasing or a decreasing nature. हमें उस फंक्शन का डेरिवेटिव का साइन चेक करना होता है। वी हैव टू चेक द साइन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, राइट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। तो अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं बच्चों, एफ डैश एक्स कितना आएगा बेटा, -4x² प्लस 4x प्लस 3, -4x² प्लस 4x प्लस 3, ये आएगा जब x है ग्रेटर देन 0। और इसका डेरिवेटिव आएगा 3e रेज़ टू द पावर x प्लस 3x e रेज़ टू द पावर x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। क्या हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं? चलिए चेक कर लेते हैं इसके फैक्टर्स। माइनस कॉमन लेता हूं, सो 4x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 6x, तो आई विल कीप इट एज -6x प्लस 2x माइनस 3 माइनस ऑफ 2x प्लस 1 इंटू, हमने 2x कॉमन लिया था तो 2x माइनस 3, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है। तो अगर अपन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे बच्चों, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे -1/2 एंड 3/2 एंड बिकॉज ऑफ अ नेगेटिव साइन हेयर इट विल बी माइनस प्लस एंड माइनस। सो वी कैन सी दैट दिस फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग एंड x हैज टू बी ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स फाइनली इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू 0 to 3/2, right? Now this function, if we take 3e raised to the power x common, 1 plus x will come here. Now 3x, this is already a positive quantity, 1 plus x must be greater than or equals to 0. We will say that this must be greater than or equals to 0. 1 plus x is greater than equals to -1 or greater than -1 also it will work. So greater than -1 एंड लेस देन 0, तो -1 से लेकर क्लोज्ड 0 एंड देन 0 to 3/2। भाई यहां से आंसर क्या आ रहा है हमारा, -1 से लेकर 0 क्लोज यूनियन 0 to 3/2। सो -1 से लेकर 3/2 तक अपन पूरा जो है मार्क करके लिख सकते हैं। सो दैट विल बी आवर कंप्लीट आंसर। तो बेसिकली इजी क्वेश्चन मैं आपको कहूंगा कि ये इजी क्वेश्चन था। जस्ट वी हैव टू चेक द इंक्रीजिंग nature of the function which we can easily check by the sign of a derivative। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये, देन द वैल्यूज ऑफ x, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई दिस इक्वेशन. लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x plus n is greatest integer x, and we can take this n common, n out of the box if n is an integer quantity. यदि n integer quantity है तो हम n को बाहर ले जा सकते हैं. तो अगर इस प्रॉपर्टी से हम यहां देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e रेस पर x प्लस 1, तो मैं ये 1 को बाहर कुदा सकता हूं. दिस विल बिकम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e रेस टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ e रेस टू द पावर x, वो +1 एंड -3 विल इफेक्टिवली बी -2 इक्वल्स टू 0. ठीक है. If we assume greatest integer of e raised per x to be t, so this will become t square plus t minus 2 equals to 0. I hope easily calculations हो जाएगी. Let us quickly jump to the solution. t square plus t minus 2 ये मैंने आपको समझा ही दिया. यहाँ से 1 क्यों बाहर आया था, I hope आपको समझ में आ रहा होगा why this one came out. And greatest integer e की power x की value either -2 or 1. We are pretty sure that the greatest integer of e raised per x can't be -2 because e raised per x is a positive quantity, and positive quantity का greatest integer 0, 1, 2, 3 से शुरू होगा. It can't be -2. So that means greatest integer of e raised power x is equals to 1. जब किसी नंबर का greatest integer 1 है तो इसका मतलब वो एक्सप्रेशन 1 से 2 तक जाएगा, 1 से स्टार्ट हो जाएगा and open interval 2 तक जाएगा. Now because base is greater than 1, you can directly take log without changing the sign of inequality. Base greater than 1, then it's an increasing function. So log 1 से log 2 or x can be from 0 to ln2. That was what asked in the question. X is from 0 to ln2. Option number 3 will become the correct option. Again, second question भी मैं कहूँगा easy question था, है ना. और अगर हम बिल्कुल ये वाली प्रॉपर्टी जानते हैं तो इसको अप्लाई करेंगे तो हम इजीली जो है इसको फैक्टर्स बना के और x की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे बेटा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिकली अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सीक्वेंस एंड सीरीज. n denote the number of solutions. n क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन z² plus 3z conjugate is equals to 0. So whenever we have to solve a complex equation, let us consider a z to be a complex number x plus iota y, where x and y are real numbers. So if you put z as x plus iota y, what will be z square बच्चों? What will be z square? Z square will be x square minus y square plus 2 iota xy. And what will be z conjugate? Of course we know sir, मतलब ये मैं आपकी तरफ से बोल दिया हूँ. Of course we know sir, it is x minus iota y. So if you put z square and z bar here, I will get a real part as x square minus y square plus x, and the imaginary part, if I take iota common, will be 2xy minus y must be equals to 0. So if this complex number is equals to a 0, that means its real and imaginary both parts has to be 0 simultaneously. Or we can say that 2x minus 1 into y is equals to 0. ये imaginary part से आ गया, and x square plus y square, sorry, x square minus y square, right? x square minus y square है यहाँ पे. x square minus y square plus x equals to 0. From here we will get x is equals to 1 by 2 और y is equals to 0. एक एक करके दोनों का हम यूज करेंगे. अगर हम x को हाफ रख देंगे बच्चों तो y स्क्वायर जो होगा 1 by 4 plus 1 by 2, that is 1 by 4 plus 1 by 2 will become 3 by 4, or I will get the values of y as plus minus root 3 by 2. तो कितने ऑर्डर्ड पेयर आए बेटा? 2. 1 by 2 कॉमा रूट 3 by 2 एंड 1 by 2 कॉमा माइनस रूट 3 by 2. दो सोल्यूशन यहाँ से हो गए. और अगर y को 0 रख देंगे, अगर y को 0 रख देंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 0 आ जाएगा. तो या तो x 0 आएगा या x माइनस 1 आएगा. सो 0,0 एंड माइनस 1,0. तो ऑल टुगेदर मिलाकर 4 ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं. इसका मतलब 4 सोल्यूशंस आ रहे हैं. एक तो हाफ कॉमा रूट 3 by 2, हाफ कॉमा माइनस रूट 3 by 2, 0,0 एंड माइनस 1,0. तो टोटल 4 सोल्यूशंस. दैट मींस द वैल्यू ऑफ n is 4. नाउ आफ्टर वी गेट द वैल्यू ऑफ n as 4, ये पूरे सोल्यूशन में आप देखेंगे तो यू सी दैट
यही पूरा सॉल्व किया गया था। नाउ द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर k। k इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी n इज 4, तो k को 0 रखेंगे तो 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 इज एन इनफाइनाइट gp। एंड व्हाट इज द सम ऑफ इनफाइनाइट gp? a upon 1 minus r. Using this formula we will get our answer as 4/3, which is written in option number 3. So you have to mark that option and it will be a correct option. ठीक है, a bit calculative, carefully अगर हमने इक्वेशन सॉल्व करके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल लिए तो उसके बाद वो कैलकुलेशन बहुत सिंपल है भाई। जीपी का सम, इनफाइनाइट जीपी, वो भी उसका सम निकालना है, तो वो हम आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, मैट्रिसेस ऑल एंड आउट, मैट्रिक्स का एक्सक्लूसिवली उसका क्वेश्चन था। इसको सॉल्व करने का जो मेथड है, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे। ठीक है, ए बी अ रियल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है सच दैट ai1 प्लस ai2 प्लस ai3 इक्वल्स टू 1। मतलब अगर मैं i को 1 रखता हूं तो a11 प्लस a12 प्लस a13, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का सम जो मैट्रिक्स है बच्चों, ए जो मैट्रिक्स है, हाँ बेटा मैट्रिक्स क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, तो इसकी इंडिविजुअल रोज के एलिमेंट्स का सम 1 है। इंडिविजुअल रो के एलिमेंट्स का सम 1 के इक्वल है, करेक्ट, ऐसा हमें दे रखा है। तो देन द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स ए क्यूब, तो अगर हम ए क्यूब तक जाएंगे तो ए क्यूब मैट्रिक्स में जितनी एंट्रीज आएंगी उनका सम क्या होगा। अब यार अपन जो है सम तक तो जाने नहीं वाले, तो क्या टेक्निक यूज करी, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये ए मैट्रिक्स है, मैंने एक एक्स मैट्रिक्स माना, कॉलम मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज है 1 1 1 1 1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम ए इंटू एक्स मैट्रिक्स निकालें, ए इंटू एक्स मैट्रिक्स, मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा है इसको अगर मैं एक कॉलम मैट्रिक्स 1 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस इज ए मैट्रिक्स एंड दिस इज एक्स मैट्रिक्स, सो व्हाट विल आई गेट, कैन यू टेल मी? वी ऑलवेज मल्टीप्लाई रो बाय कॉलम, we always multiply row by column, so it will become a11 plus a12 plus a13. Similarly second row and similarly third row का element basically, so sorry you can see it here, जब हम a और x को multiply करते हैं तो we are getting a matrix like this and we have been given this is nothing but the sum of elements in the first row, तो उसका सम 1 दे रखा है, ऐसी सेकंड रो के सम और थर्ड रो के एलिमेंट्स का सम, तो ये 1 1 1 बन गया। सो इसका मतलब ए एक्स जो है, क्या ये ऑलरेडी एक्स के बराबर है, ए एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू एक्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक्स की बजाय ए एक्स रख दूं, अगर मैं एक्स की जगह ए एक्स मैट्रिक्स रख दूं तो ये बन जाएगा बेटा ए इंटू ए एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए एक्स मैट्रिक्स, एंड ए एक्स मैट्रिक्स इज नथिंग बट एक्स, ए एक्स मैट्रिक्स इज नथिंग बट एक्स। नाउ इफ आई एसोसिएट ए विद ए तो आई विल गेट ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x एज ए एक्स मैट्रिक्स, वही यहां पर भी सब किया हुआ है, तो यहां पर दोबारा से जैसे मैं x को ए एक्स रखूंगा इट विल बिकम ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू ए एक्स विच इज अगेन इक्वल टू एक्स। नाउ आई हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए क्यूब मैट्रिक्स। लेट अस कंसिडर दैट ए क्यूब मैट्रिक्स की जो एंट्रीज थी वो x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, इट विल आल्सो बी अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, ये ए क्यूब था। तो जब बच्चों इसको मैं ए क्यूब को x मतलब 1 1 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, x1 प्लस x2 प्लस x3 होगा ना बेटा, बिल्कुल सेम भाई, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है यहां पर 1 1 1 से, तो दिस इंटू दिस सबका सम, दिस इंटू दिस, तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू मैट्रिक्स x। मैट्रिक्स x वाज अ कॉलम मैट्रिक्स 1 1 1, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 1 हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 1 हो गया, z1 प्लस z2 प्लस z3 1 हो गया। हमें ए क्यूब के सभी एंट्रीज का सम निकालना था, तो इसका मतलब इन सब का सम, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो क्या 3 के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा बच्चों थर्ड ऑप्शन, मतलब ऑप्शन 2 3 जहां पे लिखा हुआ है। बहुत ही अलग और यूनिक टाइप पे सोल्यूशन है, अच्छे मतलब आपने अगर इसे अटेम्प्ट किया था और नहीं हुआ था तो इस सोल्यूशन को ध्यान से देखो भाई कैसे हमने इसमें प्रोसीड किया है, राइट, वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए
नेक्स्ट हाइपरबोला मिक्स्ड, ऐसा आपको क्लास में बताया जाता है बच्चों कि कई बार ऐसा दे सकते हैं कि दो कर्व देंगे और एक लाइन बोलेंगे, दोनों कर्व की कॉमन टेंजेंट है। सर्कल की पैराबोला के साथ, सर्कल की एलिप्स के साथ, पैराबोला और एलिप्स की कॉमन टेंजेंट, ऐसे मिक्स करके कोऑर्डिनेट में हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर था। एक लाइन दी है 2x + y = k, क्वेश्चन में k पॉजिटिव दिया है। इसको देखते ही हमें पता है कि इस लाइन की स्लोप है भैया -2, इज अ टेंजेंट ऑफ अ हाइपरबोला x² - y² = 3, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a² इज 3 and the value of b² is also 3. If a line is a tangent of a hyperbola, we can write the equation of tangent in slope form. Y is equals to mx plus minus root over a² m² minus b²। रटा होना चाहिए भाई ये tangents की equation for ellipse, for circle, for hyperbola, for parabola सब याद रहना चाहिए। m हमें पता है, m हमें दे रखा है -2। I'll put the value of m, I'll put the value of a² and b²। Let us see, वैल्यू ऑफ m इज -2, a² m², ये मैंने आपको बताया जो इक्वेशन है, इसमें आपने रखा और सॉल्व किया तो हमें इक्वेशन मिल गई बच्चों 2x + y = +-3। क्वेश्चन में दे रखा है 2x + y = k and k is positive, so I'll reject -3 from here and my equation will come out to be 2x + y = 3। मुझे टेंजेंट मिल गई और क्वेश्चन के हिसाब से वही लाइन y² = αx की भी टेंजेंट है। तो भाई y² = 4ax, पैराबोला की टेंजेंट स्लोप फॉर्म में y = mx + a/m होती है। हमें कर्व दे रखा है y² = αx, मतलब 4a = अगर अल्फा है तो a विल बिकम α/4। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ a की जगह हमने रख दिया भाई α/4, m हमें दे रखा है -2। तो जैसी हमने लाइन लिखी तो हमारा कांस्टेंट आ रहा है -α/8, और हमने देखा था कि लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट कितना आ रहा था बेटा 3, तो -α/8 होना चाहिए 3 के बराबर। कंपेयर कर दिया तो वहां से अल्फा की वैल्यू कम्स आउट टू बी -24। ठीक है, सो इट वाज अ क्वेश्चन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू टू कर्व्स। एक ही लाइन दो कर्व पे टेंजेंट है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे, दिस इज द वे, राइट। चलिए नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। आउट एंड आउट प्योर डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन फ्रॉम 0 to 100 पाई। नाउ 0 to 100 पाई, 100 पाई इज अ वेरी बिग नंबर, तो जब भी ऐसे 100 पाई की टर्म्स में आता है, भी हम देखते हैं वो इसके बराबर आ रहा है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है बच्चों, sin²x एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका जो फंडामेंटल पीरियड है क्या वो पाई के बराबर होता है? आप बोलेंगे यस सर। अच्छा, नीचे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की मैं बात करूं तो ये होता है बच्चों फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। तो अगर आप e की पावर में देखें x/पाई माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इट्स अ ग्रेटेस्ट इंटीजर x/पाई will become fractional part of x/pi. What is the period of a fractional part function? It is 1. Now what will be the period of a fractional part of x/pi? It will be 1/1/pi, that is pi. भाई जो भी फंडामेंटल पीरियड होता है, अगर ax फंक्शन हो जाता है तो अपन उसके फंडामेंटल पीरियड को mod a से डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब sin² x का भी फंडामेंटल पीरियड पाई है और e⁻⁴ फ्रैक्शन x का भी फंडामेंटल पीरियड पाई है। तो मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इसका पाई एक पीरियड होगा, ये कंफर्म है। इसका पाई एक पीरियड होगा, ये कंफर्म है। तो यूजिंग द पीरियड प्रॉपर्टी ऑफ पीरियोडिसिटी वी विल कीप पाई हेयर। भाई 0 से 100 पाई की वजह 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। जो इंटीग्रल 0 से पाई तक आंसर देगा वही वैल्यू 100 टाइम्स रिपीट होगी, बिकॉज इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। सो आई 100 जो है आई put down 100 below 100 times and I'll integrate from 0 to pi। आप देख सकते हैं उसी प्रॉपर्टी से मैंने यहां पर लिख लिया। अब जब हम 0 से पाई की बात कर रहे हैं बेटा, 0 से पाई की बात कर रहे हैं कि x 0 से पाई तक है, तो x/पाई 0 से 1 होगा, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है।
तो इसका मतलब 0 से पाई तक मैं e की पावर में जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन पाई आ रहा है उसे x बाय पाई लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट हटा के उसे x अपॉन पाई लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, इसका इंटीग्रल करना है। e की पावर x अपॉन पाई को ऊपर ले गया और साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख लिया। 2 से 100 कैंसिल हो गया 50 टाइम्स, e रेज टू द पावर माइनस एक्स बाय पाई 1 से मल्टीप्लाई माइनस e की पावर माइनस एक्स बाय पाई कॉस 2x dx। यहां तक हम पहुंच गए। अब मुझे दो इंटीग्रल सॉल्व करने, वन इज दिस एंड वन इज दिस। पहले वाले को मैं अगर I1 एज्यूम करूं तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स बाय पाई का इंटीग्रल, आई होप इट्स वेरी सिंपल, e रेज पर x का e रेज पर x और जितना कोफिशिएंट होता है उसे डिवाइड कर देंगे। सो वी हैव डिवाइडिंग में माइनस 1 बाय पाई, तो माइनस पाई e की पावर माइनस एक्स बाय पाई फ्रॉम 0 टू पाई, पाई रखेंगे तो इट विल बिकम e की पावर माइनस 1, 0 रखेंगे तो इट विल बिकम माइनस 1। सो बेसिकली द वैल्यू कम्स आउट टू बी पाई इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे आइलेट रूल से। हमें अगर इंटीग्रेट करना है e की पावर माइनस एक्स बाय पाई, आइलेट मतलब बाई पार्ट्स cos 2x dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस। तो ये प्रोसेस हमें दो बार करना होता है और आई होप आपने अगर ऐसे फंक्शंस करे हैं बच्चों, e की पावर x इंटीग्रल e रेज पर ax इंटू कॉस bx dx आपने किया है, या इंटीग्रल e रेज टू द पावर ax साइन bx dx आपने करा है, तो आपको पता होगा कि इसमें दो बार बाई पार्ट्स लगाया जाता है। और दूसरी बार जब हम बाई पार्ट्स लगाते हैं तो मतलब जब हम पहली इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब हम वापस से e की पावर माइनस एक्स अपॉन पाई साइन 2x वाले में फिर से बाई पार्ट्स लगाते हैं तो साइन का डेरिवेटिव फिर cos 2x बनता है, तो वही इंटीग्रल दोबारा से आ जाता है। तो हम उसकी जगह I1 मतलब हमने इसको I2 माना है, तो I2 मान के हमने पहली बार बाई पार्ट्स लगाया। देखिए इसका इंटीग्रल माइनस पाई e की पावर माइनस एक्स बाय पाई cos 2x एज इट इज, माइनस इंटीग्रल ऑफ दिस इज माइनस पाई e की पावर माइनस एक्स बाय पाई एंड द डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज माइनस 2 sin 2x, ठीक है, एडजस्ट करके लिख लिया। अब इसमें हमने दोबारा से बाई पार्ट्स जब लगाया बच्चों तो हमें e की पावर माइनस एक्स बाय पाई cos 2x dx फिर से मिलता है। तो हिंस पोर्शन को हम दोबारा I2 रख देते हैं, कोफिशिएंट्स कंबाइन करके हम I2 एक तरफ ले जाते हैं तो हमें I2 की वैल्यू मिल जाती है। दैट्स व्हाट कैलकुलेशन इज वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। सो दिस वाज अ बिट कैलकुलेटिव, वाज अ बिट लेंथी क्वेश्चन, बट अगर हम ध्यान से करें तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। पहले पीरियोडिसिटी वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, फिर जिस इंटरवल में पहुंचेंगे वहां से फ्रैक्शन गायब होगा। फ्रैक्शन गायब होने के बाद हमने इसे दो पार्ट्स में तोड़ा, फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट, दूसरा वाला बाई पार्ट्स भी दो बार लगाएंगे। दूसरी बार लगाने पर जहां से हमने I2 जो शुरू किया था वही फंक्शन दोबारा से बन जाए इंटीग्रेशन के अंदर, उसे I2 मान लेते हैं, एक तरफ जाके I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं लिमिट्स रखकर। दैट्स इट व्हाट वी हैव टू डू। I1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई। हमारा इंटीग्रल आप यहां देखेंगे इट वाज 50 टाइम्स I1 माइनस I2, तो 50 टाइम्स I1 माइनस I2 को सिंप्लीफाई किया। इसी फॉर्मेट में हमें कहां गया आंसर भी दे रखा है, अल्फा पाई क्यूब अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर। सो अल्फा पाई क्यूब अपॉन 1 प्लस 4 पाई स्क्वायर, दैट मीन्स दिस होल टर्म इज अल्फा 200 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 1, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा बिट कैलकुलेटिव, बाई पार्ट्स आप कोशिश करिए ध्यान से। इस वाले इन सब क्वेश्चंस में जनरली क्या प्रॉब्लम होती है, प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, ब्रैकेट्स भूल जाते हैं, उन सब का ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी। और जनरली जैसे हम देखते हैं कहीं ना कहीं इसने मैट्रिक्स जो है प्रोबेबिलिटी में इन्वॉल्व कर ही देता है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन में पीएनसी प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंसेप्ट डाल ही देते हैं जनरली ऐसा ही इसमें किया है। क्या बोल रहा है, 4 डाइस को हमने एक साथ थ्रो किया, हमारे हाथ में 4 डाइस है, 4 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द नंबर शोन ऑन दिस डाइस आर पुटेड ऑन अ 2x2 मैट्रिक्स। अच्छा भाई, एक मैट्रिक्स था 2x2 का, 4 फेंकी, उन पे नंबर आए ABCD, 4 डाइस फेंकी ना भाई, तो उन 4 डाइस पे नंबर आए ABCD, उन चारों नंबरों को इधर डाल दिया गया। तो प्रोबेबिलिटी सच दैट द फॉर्म मैट्रिक्स हैव ऑल डिफरेंट एंट्रीज, ये सारी एंट्रीज डिफरेंट होनी चाहिए। तो एक तरीके से सोचा जाए
तो क्या हमारे पास ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 ही थे कि नहीं थे? अरे यार डाई फेंकेंगे तो डाइस के ऊपर इन 6 में से तो कोई और नंबर आ ही नहीं सकते, और हमें चाहते हैं कि वो चारों नंबर डिस्टिंक्ट आए। तो एक तरीके से अगर मैं फेवरेबल केसेस की बात करूं, सुनना ध्यान से, फेवरेबल, अभी और भी कंडीशन है, इतना सुनकर बता रहा हूं, इतना पढ़कर आपको अभी बता रहा हूं। अगर फेवरेबल केसेस की बात करी जाए तो हमें 6 में से 4 नंबर उठाने ही हैं, बिकॉज वी नीड ऑल दीज 4 नंबर्स टू बी डिस्टिंक्ट। तो वो हमने 6C4 से सिलेक्ट कर लिए। सोच के देखो, 6 में से 4 नंबर उठा लिए, 4 मेरे हाथ में आ गए, पर क्वेश्चन यहीं खत्म नहीं हुआ। मैट्रिसेस हैव ऑल डिफरेंट एंट्रीज एंड आर नॉन सिंगुलर। भाई साहब, उसने ये भी बोला कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, मतलब उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। ए डी शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी सी। दिख रहा है कि आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू ए डी माइनस बी सी, तो ए डी की वैल्यू बी सी के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब हमारे हाथ में 4 नंबर हैं जो इन 6 में से उठाए गए हैं। हमारे हाथ में 4 नंबर हैं जो इन 6 में से उठाए गए हैं और डिस्टिंक्ट हैं, और 2 का प्रोडक्ट बाकी 2 के प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 30 हो गए, तो बाकी 2 का नंबर्स का प्रोडक्ट 30 तो हो ही नहीं सकता है। क्या हो सकता है ये सोचते हैं। अगर 2 नंबर्स 1 और 6 है, जस्ट थिंक 1 एंड 6 है ना, और यहां पर B और C हो जाए, 6 आ रहा है ना, 2 और 3, 2 एंड 3 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इन 4 नंबर्स को, अब हम इन 4 नंबर्स को कितने तरीके से घुमा सकते हैं ये सोचना है। 1 6, तो क्या मैं इधर इन दोनों को 2 फैक्टोरियल से और 2 इंटू 3 को 2 फैक्टोरियल से घुमा सकता हूं। तो 4 पॉसिबिलिटीज तो ये बन जाएंगी। क्या मतलब हुआ, A1 था, D6 था, B2 था और C3 था। अरे भाई, A को 6 अगर मैं करूं और D को 1 करूं, B को 2 ही रखूं और C को 3 रखूं, तो ये एक अलग कॉम्बिनेशन हो गया ना बच्चों। तो इन दोनों नंबर्स को इन 2 पोजीशन पे 2 फैक्टोरियल से और इन दोनों को इन दोनों पे 2 फैक्टोरियल से नचा सकते हैं। अब उल्टा कर दो, 2 और 3 को यहां रख दो और 1 और 6 को यहां रख दो। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब फिर से 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और बनेंगे, तो इसके टोटल 8 केस आएंगे। ऐसे 8 केस आएंगे जब ADBC के बराबर होगा। 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल जब मैंने किया, तो 6C4 से मैंने कोई से भी 4 नंबर उठाए, उन 4 नंबर्स को 4 प्लेसेस पर ABCD पे रखने के लिए इतने तरीके से अरेंज किया। पर इसमें से मुझे कुछ केस सब्ट्रैक्ट करने थे, वो केस सब्ट्रैक्ट करने थे जब ADBC के बराबर था। ये वो मैं चीज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि कब ADBC के बराबर है, कब ADBC के बराबर है, वो चेक करने की कोशिश हो रही है। तो पहला केस तो ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कौन से 2 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है भैया हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना, 4 इंटू 3 एंड 6 इंटू 2, बिल्कुल हो सकता है। 4 3 12 एंड 6 इंटू 2। तो क्या इन दो कॉम्बिनेशन से फिर 8 केस बनेंगे? सोच के देखो, यहां 3 इंटू 4 है, यहां 6 इंटू 2 है, जैसे यहां पर घुमाया है वही 3 4 के 2 फैक्टोरियल और फिर 6 2 यहां आ जाए, 4 3 आ जाए, तो 8 केस हो। इसके अलावा और कोई ऐसे केस नहीं बनेंगे जब 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा। नॉट पॉसिबल। सो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल में से हम 16 केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए टोटल नंबर्स कितने हो सकते हैं। ए को सेलेक्ट करने के कितने ऑप्शन थे? 6 ऑप्शन थे। बी के 6, सी के 6, क्योंकि 4 डाइस अपन फेंक रहे हैं, तो डाइस अगर अपन फेंक रहे हैं तो टोटल केसेस में तो कोई से भी जो है पॉसिबिलिटी हो सकती थी। वही चीज यहां पर भी आप देखेंगे, पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 16 आर द फेवरेबल केसेस एंड द टोटल इज 6 रेज टू द पावर 4। तो जब आप 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल माइनस 16 को 6 रेज पर 4 से डिवाइड करेंगे, your answer will come out to be 43 upon 162, which is written in option number 4. करेक्ट है बच्चों? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 वेक्टर्स का क्वेश्चन था, और इसमें जो थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है बच्चों से, कई बार जल्दबाजी में वो ये नहीं पढ़ते। होता है ना, ऐसा होता है ना, आप जब प्रैक्टिस करते हो, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नहीं की होगी ये मिस्टेक, है ना। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं, सच दैट A क्रॉस B इक्वल्स टू C एंड B क्रॉस C इक्वल्स टू A, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज गिवन टू बी 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है ये हमें चेक करना है। तो एक एक करके जल्दी से हम चेक करते हैं। सबसे पहले A क्रॉस B अगर C के बराबर है, मतलब C A और B के परपेंडिकुलर है, और B क्रॉस C A के बराबर है, तो A B और C के परपेंडिकुलर है। बेसिकली तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए भाई, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो गए। A से डॉट करूंगा तो A डॉट C 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? दोनों साइड A से डॉट करो, A डॉट A क्रॉस B 0 हो गया, और A मतलब A डॉट C 0 हो गया। B से डॉट करा तो B डॉट C 0 हो गया। ऐसे यहां पर A से डॉट कर, B से डॉट कर दो तो A डॉट B 0 हो गया। तो A डॉट B, A डॉट C, B डॉट C सब 0 आ रहा है, तो मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ये अपन को समझ लेना है। A B C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और A का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का है, मान लो A है 2i कैप, A है 2i कैप, क्या दिक्कत है? B को लैम्डा j कैप, C को म्यू टाइम्स k कैप। भाई म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए, A को 2i कैप माना तो उसका मैग्नीट्यूड भी हो गया जो है 2 के बराबर। सो हम एज्यूम कर सकते हैं, वैल्यूज रख के खटाखट ऑप्शन चेक कर सकते हैं। वन वे, जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज हमें एक एक ऑप्शन चेक करना है तो हम एक एक ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ए का प्रोजेक्शन बी क्रॉस सी पे क्या होता है भाई? प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है तो ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, जिस पे प्रोजेक्शन करते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी किसके बराबर है बच्चों? ए के बराबर। तो बी क्रॉस सी की जगह ए आ गया, बी क्रॉस सी की जगह ए आ गया, तो ए डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या बचा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बचा सिर्फ, जो कि 2 है। क्या ऑप्शन में 2 लिखा हुआ है? तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है तो मार्क नहीं करना भाई, मार्क तो हमें गलत वाला करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा वो आप समझ गए थे ना कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कैसे हैं, ऐसे समझा रहा था। इसको अगर आपने a से डॉट किया, a डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू a डॉट c, ये तो हो गया 0, तो इसका मतलब a डॉट c 0 हो गया। ऐसी सब 0 आ जाएगा भाई, b डॉट c भी 0 आ जाएगा और a डॉट b भी 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 9a स्क्वायर प्लस, बोलते जाओ, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 6a डॉट b और b डॉट c सब में, तो वो तो 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हमें इसमें क्या सॉल्व करना है भाई? 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। a स्क्वायर हमें पता है, तो अब भाई ये b स्क्वायर c स्क्वायर हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमें a क्रॉस b बराबर c दे रखा था, अगर मैं दोनों का मैग्नीट्यूड ले लूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c लिखा जा सकता है। a और b परपेंडिकुलर है तो बीच में एंगल थीटा 90 है, तो क्या मैं इसे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c लिख सकता हूँ। a का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों? 2 के बराबर, तो इधर से b का मैग्नीट्यूड आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ c बाई 2, एक रिलेशन। सेम इधर से स्टार्ट करूंगा, इसका मैं अगर मैग्नीट्यूड लूंगा दोनों तरफ, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा बच्चों दोनों तरफ, तो क्या होगा बताओ? मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c, b और c भी परपेंडिकुलर है, साइन थीटा 90 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू भी आ रही है 2 के बराबर। सही है, और b का मैग्नीट्यूड है c बाई 2, तो यहां से b अगर मैं मॉड c बाई 2 रख देता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर 4, तो मैग्नीट्यूड ऑफ c भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया मैग्नीट्यूड ऑफ c जो है वो 2 हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b जो है वो 1 हो गया। दैट्स इट, खत्म काम। इसमें वैल्यू रखी, a का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 1 आ रहा था, c का स्क्वायर 4 आ रहा था, सॉल्व किया तो 53 आता है, 51 नहीं आता। गलत स्टेटमेंट पकड़ना था, तो यही स्टेटमेंट गलत है भैया। इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 51 दे रखा है, 53 होगा। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट आएंगे। ठीक है, सोल्यूशन है, प्रॉब्लम आए तो आप इससे देख सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिंपल है। आगे चलते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, मतलब बिल्कुल ही लड्डू, बिल्कुल ही सिंपल। एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी का वो भी, एपी में तो वैसे ही कंफर्टेबल रहते हैं। एस 10 इज 530, एस 10 मतलब 10 टर्म्स का सम, क्या होता है अभी फॉर्मूला? n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 530। ये तभी गलत हो सकता है जब आप चाहो कि मेरा ये सही ना हो ठीक है ना, तभी गलत होगा जब आप चाहो कि मैं सही ना करूं।
बता, वरना इसमें गलत होने का कुछ नहीं है। S5 5 टर्म्स का सम 5/2 × 2a + n - 1 × d, कुछ नहीं, बस दोनों फॉर्मूले लगाए, दोनों से a और d की वैल्यू सॉल्व कर ली। दो इक्वेशंस a और d आप सॉल्व करेंगे, a 8 आ जाएगा, d 10 आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। यू हैव टू फाइंड S20 - S6। खत्म काम यार। 20 टर्म्स का सम a और d आ गया तो S20 भी आ गया, S6 भी आ गया, सबट्रैक्ट करके वैल्यू सॉल्व कर ली। 1862। नथिंग एज सच मोर टू डिस्कस इन इट। आप पक्का से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 1862 ऑप्शन चेक कर लिए, 4 ऑप्शन में लिखा हुआ है, 4th ऑप्शन, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फटाफट 10th जेई मेंस का टॉपिक का क्वेश्चन ना हो ऐसा तो जनरली होता नहीं है। जैसा कि हमेशा बोला जाता है 2 से 3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, तो एक ही आ गया जिसे मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर बोला जाता है। द बूलियन एक्सप्रेशन विच इज नॉट अ टॉटोलॉजी, इनमें से कौन सा टॉटोलॉजी नहीं है? अगेन इसने लिखा है नॉट अ टॉटोलॉजी, मतलब कंफ्यूज करने के पूरे तामझाम दे रखे हैं। टेस्ट के अंदर एंग्जाइटी लेवल इतना होता है, कई बार हम थोड़ी सी कामनेस लूज कर देते हैं, ऐसे वर्ड्स नहीं पढ़ते तो गड़बड़ हो सकती है हमारी। क्योंकि अगर किसी ने टॉटोलॉजी पढ़ लिया और मान लीजिए ये ऑप्शन चेक किया और वो टॉटोलॉजी आ रहा था तो कर देगा ना मार्क, वो ऑप्शन भी नहीं जाएगा कि यार सिंगल करेक्ट ही तो है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना होता है भाई। अच्छा, मैं आपको एक वो चीज बता देता हूँ, P इम्प्लाइज Q जो होता है इज नॉट ऑफ P और Q के बराबर होता है। क्योंकि अगर हम इसमें सब ट्रुथ टेबल बना के जाना चाहेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो हम प्रॉपर्टीज के थ्रू करना चाहेंगे। जैसा मैं आपको 1-2 ऑप्शन चेक करके बता देता हूँ। मान लीजिए ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q यूजिंग दिस, पहले वाले का नेगेशन और Q हो जाता है, तो पहले वाले का नेगेशन ऑफ नेगेशन P हो जाएगा क्या बच्चों? पहले वाले स्टेटमेंट में, इंप्लीकेशन में पहले वाले का नेगेशन होता है, तो नेगेशन ऑफ P का नेगेशन हो जाएगा P, और Q का और करना है, इसका फिर से मैं नेगेशन करूंगा तो Q और P हो जाएगा बच्चों। करेक्ट है? करेक्ट है। अब मैं चाहूं तो एसोसिएट कर सकता हूं, Q मतलब एसोसिएशन आप जानते हैं ना, और के अंदर हम किसी को भी आपस में दो को एसोसिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं एसोसिएट करूं P और P को साथ में और Q और Q को साथ में, P और P को और Q और Q, P और P is P and Q और Q is Q, so it becomes P और Q. Now final answer is coming P और Q, so P और Q of course is not a tautology. P और Q हमेशा थोड़ी ना tautology होता है, so not a tautology अगर पूछा था तो वैसे तो ऑप्शन 1 ही है। ऐसे ही अगर आप दूसरा ऑप्शन चेक करना चाहो तो जैसे क्या करोगे, इसका नेगेशन ऑफ Q और P हो जाएगा बच्चों, और नेगेशन ऑफ Q ये जो मैंने बताया था उसकी मदद से ना, इस वाली हेल्प से कर रहा हूं बच्चों में सॉल्व, और P हो जाएगा। अब अगर मुझे एसोसिएट करना है तो अगर मैं P और P, नेगेशन ऑफ Q और Q को मैं एसोसिएट करूं तो ये तो हमेशा ट्रू ही होगा बेटा। कोई भी स्टेटमेंट और उसका नेगेशन का और अगर चढ़ेगा तो हमेशा टॉटोलॉजी T होगा, और P और P एसोसिएट हो गए, P हो गया। अब टॉटोलॉजी ट्रू स्टेटमेंट हमेशा P के साथ और होगा तो ट्रू ही आएगा। ट्रू मतलब हमेशा ये ट्रू है। अब और कर रहा हूं, हमें और का स्टेटमेंट का वो पता है ना, दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू हो जाता है तो फाइनल आंसर ट्रू ही आता है। तो अब यहाँ पर ये तो हमेशा ट्रू है, तो और करने पर जो होगा बच्चों वो तो T के बराबर ही आएगा। तो B is always a tautology, and similarly you can check 3 and 4. Using this you will be able to solve it much faster as compared to the truth tables. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11th क्या दे रखा है? लेट S is a circle such that it neither touches nor intersects the coordinate axes. Not a tough question. ये सर्कल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ना टच करता है ना इंटरसेक्ट करता है। बेसिकली इसके इंटरसेप्ट्स आर नॉट डिफाइंड। इंटरसेप्ट जानते हैं सर्कल में, जहां भी सर्कल एक्स एक्सिस को कट करता है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, वो लेंथ जो होती है वो एक्स इंटरसेप्ट कहलाती है, जिसका फॉर्मूला 2√g² - c और y इंटरसेप्ट 2√f² - c होता है। नहीं तो आप ऐसा सोच सकते हैं, अगर आप इसका सेंटर निकालें, अगर आप इसका सेंटर पर, उसके लिए पहले 36 से डिवाइड करना पड़ेगा। 36 से डिवाइड करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। सेंटर होता है -g, -f, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ, तो सेंटर आ जाएगा बेटा 3/2, -10/6 -5/3, 3/2 एंड -5/3। तो इसका जो सेंटर है वो 4th क्वाड्रेंट में है, और मैं नहीं चाहता कि ये सर्कल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसको भी टच करे। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यहां से जो डिस्टेंस है बच्चों, इसका यहां से जो डिस्टेंस है वो तो 3/2 है,
और यहां से जो ये डिस्टेंस है ये 5/3 के बराबर है, माय मिस्टेक, वो 5/3 के इक्वल है। ठीक है, अच्छा 3/2 1.5 एंड 5/3 इज 1.6, ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर मैं इसके रेडियस को, जो भाई वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कम है, अगर मैं रेडियस 3/2 से छोटा कर दूं, सोच के देखो, दोनों या तो आप एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नॉट डिफाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जी स्क्वायर लेस देन सी एफ स्क्वायर लेस देन सी, और नहीं तो एक इक्वेशन से भी काम हो जाएगा कि इसका जो रेडियस है अगर 3/2 से छोटा हुआ तो बेटा रेडियस 5/3 से तो छोटा होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। अगर रेडियस 3/2 से छोटा है, बिकॉज 3/2 इज लेस देन 5/3, तो रेडियस 5/3 से तो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली कंसेप्ट लगा देता हूं, रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी लेस देन 3/2। तो यहां से इनइक्वालिटी सॉल्व करके मेरे पास आता है c इज ग्रेटर देन 100। ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, इन दोनों लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के अंदर है। तो जब भी कोई पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करता है, हमें पता है S1 इज लेस देन 0। S1 मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को सर्कल की इक्वेशन में अगर हम रखें तो हमें नेगेटिव साइन मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करो, सिंपली सॉल्व कर लो, सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है बच्चों 2, -1, और 2, -1 को सर्कल में रख के नेगेटिव हम कर देंगे। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट यू विल गेट c is less than 156। ठीक है, सो यहां से c 100 से बड़ा और 156 से छोटा आ रहा था, तो c greater than 100 and less than 156 is written in option 1. That will be the correct answer. Okay बेटा, ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सिंपल क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। साइन रेज टू पावर 7x प्लस कॉस रेज टू द पावर 7x इज इक्वल्स टू 1। 7x, साइन रेज पर 7x प्लस कॉस रेज पर 7x इज 1। अब यार आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और साइन की पावर अगर स्क्वायर से बड़ी, ऑफ कोर्स साइन की पावर मतलब साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स से छोटा होगा। कैसे सर, आप पूछें कैसे सर? भाई साइन एक्स 1 से छोटी क्वांटिटी है, 1 होती है 1 या 1 से छोटा। अगर मैं उसकी पावर बढ़ाऊंगा, एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी की जितनी पावर इंक्रीज करूंगा वो और छोटा हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/2 की पावर 4, आप खुद सोचिए ना, वो वैल्यू कम होती जाएगी। तो अगर साइन की पावर 7x बोले तो 1 से छोटा, कॉस की पावर 7x की बात करें तो वो भी 1 से छोटा। तो दोनों 1 से छोटी क्वांटिटी ऐड होके 1 सिर्फ तब होगा जब दोनों इंडिविजुअली 1 हो। मतलब या तो साइन की पावर 7x 1 हो या कॉस की पावर 7x 1 हो, तभी पॉसिबल है। तो साइन एक्स या तो 1 होना चाहिए या कॉस एक्स 1 होना चाहिए, इसमें इतना सा ये कंसेप्ट है। तो अगर साइन एक्स 1 है तो 0 से 4 पाई में साइन एक्स 1 होता है बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस पर। तो 0 से 2 पाई और 2 पाई से 4 पाई तक जब हम आएंगे तो हमें ये वाला लाइन या ये वाला एंगल π/2 मिलेगा। एक 2 पाई प्लस π/2 दो बार मिलेगा, तो दो सोल्यूशन तो उसके आ गए। और cos x जो है 1 होता है, cos x जो 1 होता है वो कहां पर होता है? cos x 1 होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। तो 0 क्योंकि इंक्लूडेड था, एक 0 आएगा, फिर 0 से चलकर जब मैं 2 पाई पे आऊंगा तो एक 2 पाई आएगा बच्चों, और 2 पाई से जब मैं 4 पाई पे पहुंचूंगा तो एक 4 पाई आएगा। तो बेसिकली 3 सोल्यूशन यहां और 2 सोल्यूशन यहां। तो टोटल मिला के हमें मिले 5 सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इज 5। बाउंड्री कंडीशंस भी हम इसे बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस ओनली वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। करेक्ट है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि था अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एलिप्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेट अस चेक। वी हैव बीन गिवन एन एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स a is greater than b, E2 is another ellipse such that, लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है, it touches the एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E1। E1 के जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स है उसको तो टच करता है, एंड दूसरे E2 का जो फोकस है, जो फोकाई हैं, आर द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1। E1 के जो माइनर एक्सिस थे वो E2 के फोकाई हैं, मतलब वो ऐसे वर्टिकल टाइप का एलिप्स बनेगा। डायग्राम में दिखाता हूं आपको। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है हमारा E1। अब E2 इसके एंड पॉइंट्स को टच करता है मेजर एक्सिस के, और इसके लिए जो
एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस थी उसकी फोकस बन गई। तो ये एलिप्स हो गया बच्चों E2 और ये एलिप्स हो गया बच्चों E1, ठीक है। अच्छा, सो एंड दे हैव द सेम इसेंट्रिसिटीज, ये भी बोला है कि उनकी इसेंट्रिसिटी सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्टैंडर्ड एलिप्स है उसकी इसेंट्रिसिटी हम जानते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर होती है। अगर हम इसकी इसेंट्रिसिटी लिखना चाहें, देखो मैंने ई स्क्वायर ही लिखा है क्योंकि इसेंट्रिसिटी सेम दे रखी है, तो 1 माइनस क्या होती है, माइनर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस का स्क्वायर। तो ये वाला जो एलिप्स है बच्चों, ये वाला जो एलिप्स है इसकी माइनर एक्सिस तो ए हो गई और मेजर एक्सिस ये वाली लेंथ सी मान लेता हूं, ये मैंने 0, C पॉइंट मान लिया, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर हो गया। इन दोनों से हम कह सकते हैं बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और c की वैल्यू हमने यहां से सॉल्व करके निकाल ली ए स्क्वायर बाय बी। अच्छा, अब ये जो था ये इस वाले एलिप्स का फोकस था। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं बच्चों? फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? a इंटू ई, ए मतलब मेजर एक्सिस, जो सेमी मेजर एक्सिस होता है, इंटू इसेंट्रिसिटी। तो यहां पर इसका मतलब ये जो बी लेंथ है ये c इंटू ई के बराबर हो जाएगी भाई। बी लेंथ मतलब भाई यहां से ओरिजिन का डिस्टेंस जो होता था, फोकस का जो कोऑर्डिनेट होता था, वो उसकी ये जो मेजर एक्सिस वाला सेमी मेजर एक्सिस वाली लेंथ होती c इंटू ई, तो ये इसके बराबर हो जाएगी। बस अब इस इक्वेशन से मैंने निकाल ली बच्चों c की वैल्यू। c आ रहा है b बाई, जैसी मैंने c को b बाई रखा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ई के बराबर आ गया। अब इस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैंने इक्वेशन 1 में यूटिलाइज कर लिया। ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, दैट इज ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करिए, ई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस √5/2 आएगा। माइनस नहीं ले सकते क्योंकि इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होती। √5 माइनस 1/2 is written in option number 3. So third option for this will be the correct option. ध्यान से करेंगे तो अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है वेक्टर 3D का क्वेश्चन, और कैलकुलेशन जो है ना इसमें काफी लेंदी है, टफ नहीं है। कैलकुलेशन जो है टाइम कंज्यूमिंग है, पर ठीक है, हम लोग सारी जो पूरे साल 2 साल 3 साल या जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसी चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होके हमें जाना चाहिए, मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि मैथ्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ तो कैलकुलेटिव आएंगे ही आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली क्या है, लेट अस सी एंड देन वील सॉल्व इट। लेट एल बी द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। 2 प्लेन्स हमें दे रखे हैं, उन दोनों प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। आप जानते हैं 2 प्लेन्स का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं बच्चों? 2 प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कैसे निकालते हैं? लेट्स से ये वो 2 प्लेन्स हैं, तो ये हो गई लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के जो DRs होते हैं वो N1 क्रॉस N2 से मिलते हैं। जहां N1 और N2 क्या है, N1 इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है और N2 इस वाले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है। तो हमें N1 N2 पता है, i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, और N2 क्या है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। N1 N2 वेक्टर पता चल गए, तो क्या मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके लाइन के DRs तक पहुंच जाऊंगा? लाइन की इक्वेशन के लिए अब मुझे एक पॉइंट की जरूरत है, तो मैं चाहता हूं कि मुझे इन दोनों का एक कोई कॉमन पॉइंट पता चल जाए। उस कॉमन पॉइंट को पता करने के लिए मैं जो दोनों प्लेन्स मैंने एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिख लिया, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2। दोनों प्लेन्स, सॉरी, वो मैंने इक्वेशन लिख ली। अब कोई भी एक पॉइंट निकालना है, इक्वेशन तो 2 ही है, -3z है बच्चों, ये 2x प्लस वाई माइनस z है, ये सॉरी, this whole thing is z, minus z is equals to 2. So what we will do, we can take any one of the coordinates as 0. Let us take z to be 0. I'll get 2 equations in x and y and I'll solve those 2 equations and I will be solving those 2 equations, ठीक है ना। So मैंने ये लीजिए, मैंने x को 0, z को 0 रख दिया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 को मैंने सॉल्व किया, तो x आ गया 4/3, y आ गया -2/3, ये आ गया 0। तो एक पॉइंट पता चल गया,
लाइन के ऊपर और dr मैं क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल ही चुका हूं। तो क्या लाइन की इक्वेशन लिख सकता हूं, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इतना जब किया, ये n1 क्रॉस n2 मैंने लिखा हुआ है, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। इतना आप कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। पर जैसे मैंने कहा कैलकुलेशन है, अभी और आगे कैलकुलेशंस आने वाली हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, अब एक P पॉइंट है, इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन L। ये जो L लाइन है, P फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जो कि किसी एक पॉइंट से ड्रॉप किया गया है, लेट्स से Q पॉइंट 1, 2, 0। तो ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा अगर हैं, तो हमें 35 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है। अब ये क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया कि हमें एक लाइन पता है और हमें एक पॉइंट पता है 1, 2, 0, पर ये लाइन है। अगर ये प्लेन होता तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता था फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर का, इमेज का। पर लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस लाइन पर एक जनरल पॉइंट बच्चों एज्यूम करना पड़ेगा। हमें उस पॉइंट पर एक जनरल पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है क्या। हाँ भाई, तो ये जो जनरल पॉइंट है कैसे एज्यूम करेंगे, लाइन की इक्वेशन हमने लिखी थी, इज इक्वल टू लैम्डा। तो पॉइंट आ गया माइनस लैम्डा प्लस 4/3, 5 लैम्डा माइनस 2/3 एंड 3 लैम्डा। दिस इज द पॉइंट, लेट्स से ये तो Q पॉइंट था और ये हम P पॉइंट को मान रहे हैं, जो लैम्डा की टर्म्स में आया था। अब P Q को अगर ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो वेक्टर है, इसके पैरेलल जो dr वाला वेक्टर आया था, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे। देखिए यही मैंने किया हुआ है, ये मुझे वो पॉइंट मिल गया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये थोड़ा सा ना इसमें गड़बड़ है। दिस इज बेसिकली P पॉइंट, ये P पॉइंट होना चाहिए, ये Q पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चों, ये P पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने कौन सा वेक्टर निकाला है, ये PQ वेक्टर मैंने निकाला है। तो PQ वेक्टर आप निकाल ही लेंगे भाई, निकाल लेंगे ना PQ वेक्टर, दिस माइनस दिस करके PQ वेक्टर हम निकाल लेंगे। PQ वेक्टर आ गया, और PQ का जैसा कि मैंने आपको बोला A वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, A कौन सा था, जो लाइन के पैरेलल था, डॉट प्रोडक्ट 0 किया। अब ये कैलकुलेशंस है, ठीक है ना। तो आप ये कैलकुलेशंस करिए, जरूर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और जब आप इसको सॉल्व करके पहुंचेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। लैम्डा की वैल्यू सॉल्व होकर आती है 41/105। जैसे ही आप PQ का डॉट A से 0 करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है A की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी 41/405, ठीक है बच्चों, 41/405। और अब हमें अल्फा बीटा गामा जैसे ही चाहिए, तो हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, ये रे। और P पॉइंट के अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, लैम्डा हम रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट अल्फा, y कोऑर्डिनेट बीटा, z कोऑर्डिनेट गामा, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप डायरेक्टली पहले ऐड कर दीजिए। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे तो लैम्डा की टर्म्स में 7 लैम्डा प्लस 2/3 आएगा, और फिर लैम्डा रख दीजिए इंडिविजुअली, सब में लैम्डा रखने की बजाय। कैसे भी करें, कैलकुलेशन तक करनी पड़ेगी। इतना करके आपको 51/15 ये वैल्यू मिलेगी। और हमें इनफैक्ट क्वेश्चन में पूछा है 35 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 35 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा 119। ये दोबारा से कट पेस्ट इधर हो रहा है, यहां पर भी मुझे ऐसा ही लग रहा है, ये चीज दोबारा से एक बार कट पेस्ट हो गई, ये कुछ काम की अभी नहीं, ये कर लिया हमने ऊपर ही, ठीक है। सो फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 119, दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यूटी का, या सीधा सीधा हम बोल सकते हैं लिमिट से एसोसिएटेड होता ही है कंटिन्यूटी। एक फंक्शन दिया है और बोला है कि ये फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस है, तो अल्फा क्या होगा। सो दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज x टेंड्स टू 0। तो इसको हम सॉल्व करते टाइम, ये जो 1 माइनस cos 2x दिखा है बच्चों, क्या हम 1 माइनस cos 2x को 2 sin स्क्वायर x लिख सकते हैं बेटा। और 2 sin स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो 4 sin की पावर 4x आएगा, x³ अपॉन 4 sin रेज टू द पावर 4x को अगर मैं x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो ये वाली लिमिट तो 1 हो जाएगी, x³ कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4x बचेगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ 1/4x बचा।
और ये जो लिखा हुआ है ये log m by n लिखा हुआ है, जिसे log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो log m दिस इज 2x e की पावर माइनस 2x, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x e की पावर माइनस 2x माइनस log 1 माइनस e की पावर माइनस x, और वो जो पावर में 2 था बच्चों वो नीचे मैंने उतार लिया। ठीक है, अब इसके आगे हम कैसे बढ़ेंगे, इसके आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए 1/4x तो मैंने आपको समझाया था आ गया, और log 1 प्लस अगर 2x e की पावर माइनस x की हम बात करें, ये 0 को टेंड कर रहा है, तो हम इसको 2x e की पावर माइनस x से 2x e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, माइनस 2 टाइम्स log 1 माइनस x e की पावर माइनस x है, अगर इसे प्लस करके माइनस x e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई डिवाइड बच्चों मैं कर दूं, तो ये वाली लिमिट भी 1 हो गई, ये वाली लिमिट भी 1 हो गई, और ये जो x है ये x इन दोनों को खत्म कर देगा कि नहीं कर देगा, ये माइनस ऑलरेडी था, यहाँ प्लस ही आएगा बच्चों, ये माइनस ऑलरेडी यहां से मैंने कैरी किया था, वो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो 1/4 टाइम्स ऑफ 2e की पावर माइनस x प्लस 2e की पावर माइनस x बचेगा। ठीक है, ये वाली लिमिट 1 हो गई ना भाई, ये लिमिट 1 हो गई, ये लिमिट 1 हो गई, तो x को जैसे ही आपने 0 रखा बच्चों, 2 + 2 4, 4/4 1 आ गया, तो फाइनल आंसर द वैल्यू ऑफ अल्फा हैज टू बी 1 इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। कैसे लिमिट निकाली समझ में आई? फर्स्ट स्टेप मैंने बताया, डिनोमिनेटर को कैसे एडजस्ट किया, log m by n को log m माइनस log n लिखा, फिर ये log कौन सा वाला फॉर्मूला है बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस 0 log 1 प्लस x अपॉन x होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 1 होता है, तो यही हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है वो 0 टेंड कर रहा है, तो उसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। दैट्स हाउ वी आर प्रोसीडिंग इन दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बेटा। अगेन क्वेश्चन ऑफ वेक्टर्स। इस पेपर में थोड़ा वेक्टर 3D के आप मान सकते हैं कि थोड़ा सा वेटेज ज्यादा है। ए लेट अ वेक्टर ए बी कोप्लेनर विद बी एंड सी, ए वेक्टर बी और सी के साथ कोप्लेनर है एंड ए इज परपेंडिकुलर टू डी। ठीक है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो हमें बॉक्स ऑफ एबीसी प्लस बॉक्स ऑफ एबीडी प्लस बॉक्स ऑफ एसीडी निकालना है। सबसे पहली चीज, अगर एबीसी कोप्लेनर है बच्चों, तो बॉक्स ऑफ एबीसी तो 0 हो ही जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अब बॉक्स ऑफ ए प्लस बी प्लस डी प्लस बॉक्स ऑफ ए सी डी, अगर हम देखें तो इसमें हमें दो पोजीशन सेम दिख रही हैं, तो ये बेसिकली बॉक्स ऑफ एबीसी या बॉक्स ऑफ एबीडी जो होता है डिटर्मिनेंट ही तो होता है बेटा, डिटर्मिनेंट होता है जो उनके ए बी सी के कोफिशिएंट वेक्टर जो होते हैं आई जे के से बनता है। तो अगर दो रो सेम है तो हम तीसरी रो को एज ऐड करके भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस सी और डी। तो बेसिकली हमें फाइनली ये फाइंड करना है। अब उसके लिए बी और सी वेक्टर्स तो पता है हमें, बी सी डी सब पता है, हमें ए वेक्टर तक जाना है। ए अगर बी और सी के साथ कोप्लेनर है, तो क्या हम ए को बी और सी की टर्म्स में लैम्डा बी प्लस म्यू टाइम सी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, जो भी वेक्टर बाकी दो के साथ कोप्लेनर है, तो एक प्लेन में हम ए वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं लैम्डा बी प्लस म्यू सी, ये देख सकते हैं आप। अब हमें बी भी पता है और सी भी पता है, तो यहां से उठा के मैं बी और सी रख दूंगा, तो ए वेक्टर लैम्डा म्यू की टर्म्स में आई जे के की फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो हमें ये मिल गया बच्चों ए वेक्टर। और अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और डी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए का डॉट डी के साथ 0 होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ए का डॉट डी के साथ 0 किया, तो बच्चों मुझे म्यू और लैम्डा में एक रिलेशन मिला कि म्यू है -2 लैम्डा के इक्वल। जैसे ही मैंने म्यू को -2 लैम्डा रखा बच्चों, तो मेरा ए वेक्टर बन गया, आई का कोफिशिएंट, आई कैप का कोफिशिएंट 0 हो गया, -3 लैम्डा जे कैप माइनस लैम्डा के कैप, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो गिवन टू बी √10। तो बच्चों मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाला, खट करके लैम्डा की वैल्यू मॉड लैम्डा आ गया 1, मतलब लैम्डा इज +1 और -1। So we have obtained, basically we have obtained the vector A also now. We have obtained the vector A also now. A vector will become lambda की टर्म्स में जो भी आ रहा था, ये मैंने आपको बता ही दिया। Finally we have to calculate box of A B plus C into D. A vector पता है, B plus C, of course we know B plus C, B पता है, C पता है, तो B plus C पता है और D भी पता है। तो box of A, B plus C and D is the determinant formed by the coefficients। A का 0, -3 लैम्डा माइनस लैम्डा, B plus C निकाल लिया, 3 0 2 आ रहा है, B plus C 3, J का 0 and 2 and D vector is also given। तो determinant comes out to be 42 lambda
the value of lambda is either 1 or -1, so its value can be 42 or -42. If you check the options, only -42 is given, सिंगल करेक्ट था, तो बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, वी विल मार्क इट दिस, ठीक है। सो दिस थिंग आई थिंक इसमें ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको लिख कर किया तो हम फटाफट कर पाएंगे। बाकी थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज के यूज से हमारा कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाती है, नहीं तो थोड़ा और टाइम ज्यादा इसमें हम वेस्ट कर सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, a question of differential equation. If we have to simplify this differential equation with the given conditions, x को pi by 4 पे y 0, तो what is the value of this? So अगर अपन इस differential equation को ध्यान से देखें, dy by sin square x, भाई cosecant square x में आते ही थोड़ा सा हम comfortable कम होते हैं, तो क्यों ना हम इसको sin में convert कर लें, 1 plus y cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, करेक्ट है बच्चों, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अगर आप एलसीएम लेंगे साइन स्क्वायर कट जाएगा, dy प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस सॉरी नॉट प्लस, इज इक्वल टू, या माइनस कर देते हैं, चलो ठीक है ना। कैसे माइनस, ये जो dx इसको यहाँ लिया है, माइनस dx इज इक्वल टू y cos 2x dx, ठीक है, ऐसा रहा। अच्छा, अगर मैं इसमें से dx कॉमन लेता हूं तो 2 sin square x minus 1, 2 sin square x minus 1, या दोनों टर्म उधर माइनस cos 2x है बेसिकली, ठीक है ना। सो dy इज इक्वल्स टू cos 2x dx प्लस y cos 2x dx। तो अगर मैं dx डिवाइड कर दूं तो आई विल गेट dy by dx minus y cos 2x is equals to cos 2x. I'll get a differential equation in this form, which is nothing but a linear differential equation. समझ में आया क्या किया? cosecant square x 1 by sin square x, LCM ले लिया, ये जो 1 dx था इसको इधर लाया, तो 2 sin square x minus 1 is minus cos 2x, उसको उधर ले जाऊंगा तो cos 2x dx plus y cos 2x, dx से डिवाइड कर दिया, dy by dx minus y cos 2x equals to cos 2x. This is a linear differential equation. Now we will solve this by finding the integrating factor. So the integrating factor will become e raised to the power minus integral cos 2x dx, that is e raised to the power minus sin 2x by 2. So solution is y into integrating factor is equals to integral this whole function cos 2x into e की power minus sin 2x by 2 dx plus c. इंटीग्रेट किया, सिंपल सा है, अगर आप sin 2x by 2 को t मानेंगे तो बाहर cos 2x आ जाएगा, जो dt में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व कर दिया, इनिशियल कंडीशन डाल दी बच्चों, x को पाई बाय 4 रखने पे y 0, तो हमें c की वैल्यू मिलेगी e की पावर माइनस हाफ। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी विल बी गेटिंग, एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड y ऑफ 0, मतलब x को 0 रखना है, y of 0 plus 1 का होल स्क्वायर, तो जस्ट पुट x equals to 0 here, you will directly get y of 0 plus 1, क्योंकि x को 0 रखने पे बेटा e की पावर 0 है, माइनस 1 आएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो इट विल बिकम y plus 1 is e की पावर माइनस हाफ, तो y of 0 plus 1 का होल स्क्वायर बिकम्स e की पावर माइनस 1, so e raised to the power minus 1 is written in option number 3, so this will be the correct option. okay बच्चों, चलिए चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 18th. Determinants the value of lambda and mu such that the system of this equation has no solution. इस system of equation का no solution है। भाई no solution है तो हमें ये तो ध्यान रखना है कि d तो 0 होगा ही होगा, and any one, at least one of d1, d2, d3 is non-zero. That is what we have to check. पर ये तो होगा ही, तो अगर आप d को 0 करेंगे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये टाइम सेविंग बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर आपने जैसी d को 0 किया, 1 1 1 3 5 5 1 2 लैम्डा, डायरेक्टली एक लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2 आता है। अब अगर आप ऑप्शन देखो तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 ना आपको सिर्फ एक ऑप्शन में मिलेगा, मतलब ये ऑप्शन तो मजबूरी है। अब म्यू नॉट इक्वल्स टू 10 क्यों आया होगा बेटा? क्योंकि d1 d2 d3 में से कोई ना कोई एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए, तो
उसके चलते ये कंडीशन तो आई होगी। तो अगर हम चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं, बट क्यों हम उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट करें जब लैम्डा 2 तो कंफर्म है, डी इक्वल टू 0 तो होना ही है। तो फोर्थ ऑप्शन को मार्क करें, टाइम सेव करें एंड मूव ऑन। ठीक है, सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली। चलिए नेक्स्ट डोमेन, इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन अगेन, दिस वन वाज एन इजी क्वेश्चन, बीच में काफी कैलकुलेटिव आए, लेंदी आए। ये वो क्वेश्चन है जिसको हम फटाफट से सॉल्व कर सकते थे। डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, दैट्स इट। कॉस इनवर्स लिखा है बच्चों, कॉस इनवर्स के अंदर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की बात करो तो दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, करेक्ट। तो ये पॉजिटिव तो ऑफ कोर्स है ही, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी डेटा लिखा है वो पॉजिटिव है ही, एंड दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1 ऑल्सो, ये मजबूरी है भाई। तो दैट मीन्स x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/4, x माइनस 1/2 is less than equals to 1/2 and greater than equals to minus 1/2. So that means x is greater than equals to 0 and less than equals to 1. x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी ही होनी चाहिए। ये आ गया हमें फर्स्ट जो कंडीशन है उससे पता चल गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 जो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली है क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखा है तो पॉजिटिव होगा। डिनोमिनेटर में साइन इनवर्स है। नाउ व्हाट इज द, we also want this sin inverse to be positive. That means we will apply sin inverse 2x minus 1/2 should be greater than 0 and वो π/2 से छोटा होता है, वो तो उसकी रेंज है, वो तो होना ही पड़ेगा। तो हमने लगा दिया sin इनवर्स इक्वल टू नहीं हो सकता 0, डिनोमिनेटर में था, 0 से π/2 के बीच में। sin इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, जब मैं साइन लूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। sin 0 इज 0, सॉरी 2x minus 1/2 and sin π/2 is 1. So 2x minus 1/2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। सिंपल सॉल्व किया, x की वैल्यू हाफ से 3/2 आया। इन दोनों का आपने लेना है इंटरसेक्शन, दैट्स इट। इंटरसेक्शन लिया, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल हाफ टू 1। हमें क्वेश्चन में बोला था द डोमेन इज ओपन इंटरवल अल्फा टू बीटा, मतलब अल्फा इज हाफ, बीटा इज 1, हाफ एंड 1 तो फाइनल अल्फा प्लस बीटा, हाफ एंड 1 का सम 3/2, 3/2 ऑप्शन 2, दैट्स इट, दैट विल बी द आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगेन अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, वेक्टर्स के ऊपर है बच्चों। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते थे? फॉर्मूला होता था डायरेक्ट, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए, इसके ऊपर है एक पॉइंट बी, तो इस वेक्टर का जो इन दोनों के अलोंग कॉमन नॉर्मल होता था। अब कॉमन नॉर्मल कैसे आता था बच्चों, कि अगर मान लीजिए इसके पैरेलल एक वेक्टर है r1 और इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है r2, इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है r2, है ना, r2, तो ये जो नॉर्मल है जो दोनों के अलोंग होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होती थी बच्चों, r1 क्रॉस r2। तो हम क्या करते थे, किसी भी एक वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर वेक्टर पे प्रोजेक्शन ले लेते थे। तो बेसिकली व्हाट वी हैव टू फाइंड ए बी डॉट r1 क्रॉस r2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r1 क्रॉस r2 का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट वी हैव टू फाइंड। सो फॉर दैट we will first convert this in symmetric form। 6 से डिवाइड कर दीजिए, x minus 1/2 is equals to y minus x minus 1/2 equals to y minus 2/1 is equals to z minus 1/3। सिमिलरली उस वाली इक्वेशन को आप पूरे 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये दोनों हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। 2 1 3 drs of a vector parallel to line 1, 1 2 4 drs of a vector parallel to line 2। r1 cross r2 will give you the direction of a line or a vector which is perpendicular to both the lines, along which we have to take a projection. Now 1 2 1 is a point on one line and 2 lambda 3 are the coordinates of a point on another line, right? So I will find this vector and I'll take a projection. So a dot r1 cross r2 upon magnitude of r1 cross r2, that is what I told you. So dot product basically अगर ये अपन फाइंड करना चाहते हैं तो अपन कैसे डिटरमिनेंट से कर सकते हैं। ए वेक्टर हमें पता चल ही गया,
R1 and R2, we know R1 and R2, determinant of this, and divided by magnitude of R1 cross R2. Now for that we need to find the cross product. तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से करना चाहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर ही लीजिए भाई, क्योंकि अपन को यहाँ पर बेसिकली डिवाइड तो करना ही है उसके मैग्नीट्यूड से। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करिए R1 क्रॉस R2 का, उसका मैग्नीट्यूड आता है √38। सो 14 minus 5 lambda का mod upon √38 is equals to the shortest distance is given to be 1 by √38 itself. √38 gone, calculation becomes easier now, very simple calculations, mod को प्लस माइनस से ओपन किया, lambda 13 by 5 और 3. Question is asking for the integral values of lambda. So how many integral values of lambda we are getting? Only one, that is lambda is 3. So we'll mark option number. Then the integral value, the integral value of lambda is 3. इंटीग्रल नॉट नंबर, इंटीग्रल वैल्यू पूछा है तो वो 3 आंसर आ जाएगा इसका, करेक्ट है। चलिए वेरी गुड। अब हम आते हैं बच्चों इंटीजर टाइप सेक्शन बी के ऊपर, ठीक है। लेट अस सॉल्व दीज क्वेश्चंस नाउ वन बाय वन। चलिए बच्चों, लेट अस स्टार्ट सेक्शन बी नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इस सेट में ऐसे कितनी n की वैल्यूज होंगी सच दैट 11 की पावर n जो है वो 10 की पावर n प्लस 9 की पावर n से ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने n को 1 रखा, जैसे ही मैं n को 1 रखूंगा तो 11 इज ग्रेटर देन 10 प्लस 9, गलत हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। n को अगर मैं 2 रखूंगा, 11 का स्क्वायर, बात तो ये कि सर कितनी चेक करोगे, 11 का स्क्वायर क्या 10 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर से बड़ा है क्या, ये भी गलत हो गया भाई, नहीं हो सकता। So how do we solve this one? तो अगर मैं आपसे बोलूं जो 10 रेज टू द पावर n है, मैं ये चेक कर लूं कि 11 रेज टू द पावर n माइनस 9 रेज पर n से कब छोटा है। क्यों? क्योंकि जो 11 है, क्या मैं इसको 10 प्लस 1 रेज टू द पावर n और 9 को 10 माइनस 1 रेज टू द पावर n लिख सकता हूं, और क्या फिर मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं बच्चों? बताइए, क्या मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल सर लगा सकते हैं। तो जैसे ही मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया बच्चों, nc0 10 की पावर n, nc0 10 की पावर n, दोनों टर्म्स कट गई, nc1 10 की पावर n माइनस 1 माइनस nc1 10 की पावर n माइनस 1 का माइनस, तो ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब ऑड वाली जो है nc1 nc3 nc5 वो सब ऐड हो जा रही है, तो उनका दुगना हो जा रहा है। तो ट्वाइस ऑफ या ट्वाइस आएगा, ट्वाइस ऑफ nc1 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस nc3, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 10 की पावर n। ओके, नाउ दिस विल बी व्हाट, n इंटू 10 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स, ऐसे ही मैंने लिखा। अब इधर ध्यान से अगर मैं देखूं कि इफ आई पुट n एज 5, सुनना ध्यान से, n को 5, तो 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1, क्या 10 की पावर n ही हो जाएगा, और साथ ही साथ में कुछ पॉजिटिव नंबर और ऐड हो रहे हैं। अरे यार, n को कुछ रखूंगा तो ये तो होगा तो पॉजिटिव ही, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विद 10 की सम पावर्स, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। तो अगर 10 की पावर n में कुछ पॉजिटिव ऐड होगा तो क्या डेफिनेटली 10 की पावर n से ज्यादा होगा। तो मैं श्योर हूं कि n को 5 और 5 से ज्यादा अगर 6 रखूंगा तो ये वाली वैल्यू तो 10 की पावर n से डेफिनेटली बड़ी हो जाएगी। भाई 5 रखने पर ये 10 की पावर n हो गया, तो 6 रखने पर तो डेफिनेटली दिस विल बी मोर देन 10 की पावर n। तो n को 5 से लेकर जब तक 100 तक जाऊंगा ये सब तो आएगा ही आएगा। और आप जैसे ये चेक कर रहे थे 1 2 रखकर, आप चेक कर लीजिए क्या n इक्वल्स टू 4 के लिए वैलिड है क्या, तो आप इजीली ये चेक कर पाएंगे n इक्वल्स टू 4 के लिए दिस इनइक्वालिटी इज नॉट वैलिड। दैट मींस द स्मॉलेस्ट n which satisfies this inequality is 5, and from 5 to 100 that means you have to remove 4 natural numbers in this set, so the answer will be 96. Total 96 elements will be there जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम ओके बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, जो कि है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन। क्या दिया है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इनिशियल कंडीशन y ऑफ 1 इक्वल टू 1 दे रखा है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल इज अल्फा बीटा, तो मॉड अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमें बेसिकली अल्फा प्लस बीटा वो फाइंड करना है। अब देखो, इसको कन्वर्ट करने के लिए ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2 और y प्लस 1 y प्लस 1, तो थोड़ा जैसे होमोजेनियस टाइप का होता है ना, उस टाइप का है। तो अगर मैं इसमें बच्चों x प्लस 2 को तो एज्यूम कर लूं कैपिटल X,
और y प्लस 1 को एज्यूम कर लूं कैपिटल Y, ठीक है। तो अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो मेरे पास आएगा d ऑफ स्मॉल x इक्वल्स टू d टाइम्स कैपिटल X, d ऑफ y इज इक्वल्स टू कैपिटल dy। अब ये मैं रिप्लेस करूं तो बच्चों ये मुझे दिखेगा x इंटू e की पावर y अपॉन x dx प्लस y dx इज इक्वल्स टू x dy। अब जैसे ही मुझे बच्चों x dy माइनस y dx ऐसा दिखता है, x dy माइनस y dx अपॉन e रेज टू द पावर y बाय x इज इक्वल्स टू x dx दिख रहा है। अगर मैं इसको बच्चों दोनों साइड x स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, सुनना ध्यान से, ये तो चलो इंटीग्रेबल फॉर्म में, और ये जो लिखा है दिस विल बी द एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर माइनस y बाय x। सोच के देखिए, एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू द पावर माइनस y बाय x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस y बाय x विद द नेगेटिव साइन, माइनस साइन लगा देते हैं, और फिर माइनस y बाय x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर, x ऊपर माइनस dy माइनस y dx। सो क्या हमें ये इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिख रहा है, इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। तो जैसे ही आपने बच्चों इसे इंटीग्रेट किया तो माइनस e की पावर माइनस y बाय x इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस c। नाउ विल यूज द इनिशियल कंडीशन, x को 1 रखने पे y1, x1 पे log 0 हो गया, तो c विल बिकम e की पावर माइनस e रेज टू द पावर माइनस 1 और माइनस 1 बाय e। सो बेसिकली e रेज टू द पावर माइनस y बाय x कम्स आउट टू बी 1 बाय e माइनस लॉग मॉड x। कुछ ऐसा आ रहा है बच्चों, और ये श्योर है कि क्या ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बिकॉज इट्स एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये कैपिटल X है। सो लॉग ऑफ मॉड x इज लेस देन 1 बाय e, मॉडुलस ऑफ कैपिटल X इज लेस देन e की पावर 1 बाय e। मॉड x वाज व्हाट, x प्लस 2, x प्लस 2 का मॉड, तो e की पावर 1 बाई ई से माइनस e की पावर 1 बाई ई के बीच में आएगा। 2 को मैं अगर इधर उधर दोनों साइड भेज दूं तो x की वैल्यू बच्चों माइनस e की पावर 1 बाई ई माइनस 2 से e की पावर 1 बाई ई माइनस 2 के बीच में होगी। ये हो गया बच्चों अल्फा और ये हो गया बीटा। मुझसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो जैसे ही मैं ऐड करूंगा ये e की पावर 1 बाई ई से e की पावर 1 बाई कटेगा, माइनस 2 और माइनस 2 ऐड होके माइनस 4 आएगा, और मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो मेरा आंसर बन जाएगा 4। क्लियर है बच्चों कि हमारा जो इसमें आंसर है वो 4, मतलब जो भी इंटीजर कैसे आया। तो ये पार्ट अच्छा है इसका, नॉट दैट मच इजी है ना। और बाद में आगे जाके डोमेन का इंटरप्रिटेशन कैसा है वो भी थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का है, ठीक है। तो अगर मैं सजेस्ट करूं तो 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो अगर आप इसको ना भी करते तो चलते, क्योंकि और इसमें बाकी करने लायक क्वेश्चंस ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं बच्चों। पीएनसी का सिंपल क्वेश्चन है, फंक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सेट में 7-8 एलिमेंट्स है 0 से लेकर 7, तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए। सेट ए से सेट ए के ऊपर हमें बाइजेक्टिव फंक्शंस डिफाइन करने हैं ताकि f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 3 3 हो जाए। f ऑफ 1 बाइजेक्टिव समझते हैं 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2, 0 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा 3 एंट्रीज का सम 3 है, कंफर्म f ऑफ 1 f ऑफ 2 f ऑफ 3 अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 अगर आप करेंगे तो ही हमारा 3 आएगा। भाई आउटपुट में भी 0 1 2 3 4 5 6 7 ही तो है, इन 7 में से किन 3 को जोड़कर 3 आएगा सम बेटा, 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब 0 1 और 2 को 0 1 और 2 को मुझे 0 1 और 2 से ही मैचअप करना है। तो 3 एंट्रीज को 3 से मैचअप करने के लिए 3 फैक्टोरियल तरीके, 0 को चाहे 1 से कर दो, मतलब f ऑफ 0 0 भी हो सकता है, f ऑफ 0 1 भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि f ऑफ 1 ही 0 हो। तो 3 चीजों को 3 प्लेस पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके, और बाकी इन 5 को 5 प्लेस पे अरेंज करना है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई कहीं पे भी जाए तो वो 5 फैक्टोरियल। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बन जाएंगे बच्चों, 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 इंटू 720। तो 6 इंटू 720 जैसे ही आप करेंगे यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर इसमें 5 फैक्टोरियल इज 120, माय मिस्टेक। 6 into 120 is 720. Our answer is 720, right? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन 4 बाइनोमियल का है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इफ द कांस्टेंट टर्म, इसके एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो 180 है, तो कैपिटल जो स्मॉल आर है कितना होगा? हम जानते हैं कांस्टेंट टर्म का मतलब टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, दैट इज व्हाट वी वांट। ध्यान रखिएगा बस, इसमें एक्स की पावर स्मॉल आर दे रखा है, उससे कंफ्यूज ना हो। तो अगर हमें जस्ट अ सेकंड, हाँ बच्चों, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ आर, तो हमें जनरल टर्म लिखना है। तो यहां पर जो जनरल टर्म में आर मानोगे ना आप, उसको इस वाले आर से अलग मानेंगे बेटा। 10 CR 2x रेज टू द पावर स्मॉल आर रेज टू द पावर बच्चों 10 माइनस आर इंटू 1/x² रेज टू द पावर आर, ऐसे आएगा। तो x की अगर आप टोटल पावर देखेंगे बेटा, तो 10 टाइम्स स्मॉल आर माइनस आर इंटू कैपिटल आर इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 2r। अब बेस से में पावर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 10 टाइम्स स्मॉल आर, अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट, 10 टाइम्स स्मॉल आर माइनस आर इंटू आर माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर, ठीक है, शुड बी इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 0, शुड बी x रेज टू पावर 0। सो अगर हम स्मॉल r की वैल्यू इससे निकालें, r कॉमन ले लीजिए, तो 10 माइनस r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ r, तो स्मॉल r कम्स आउट टू बी 2r अपॉन 10 माइनस कैपिटल r। अब ये जो स्मॉल r है, ये जो कैपिटल r है बच्चों, कैपिटल R 0 से लेकर 10 तक हो सकता है, कैपिटल R 0 से लेकर 10 तक हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू भी है, अच्छा वैल्यू क्या आ रही कांस्टेंट टर्म की, जब ऐसा अपन करेंगे 10 CR आएगी इंटू 2 की पावर 10 माइनस कैपिटल R आएगा, ये वैल्यू 180 के बराबर होनी चाहिए, यही वो कह रहे हैं 10 CR, ठीक है, 2 रेज़ टू पावर 10 माइनस R 180 के बराबर होना चाहिए। तो ये 180 के बराबर क्या हम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा सोच लें। अगर कैपिटल R हमारे पास आ गया ना बच्चों, तो अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू फटाफट निकाल पाएंगे। तो अगर अपन यहाँ से सोचें r को, अगर हम कैपिटल R को कितना रखें, कैपिटल R को हम कितना रखें, देखते हैं, कैपिटल R को हम 8 रखते हैं ना, अगर 10C8 कितना होगा भाई, 10C8 कितना होगा, 10C8 होगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, मतलब बेसिकली 10 इंटू 9/2 इंटू 2 की पावर, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 2 18, बिल्कुल ये आ जाएगा। तो यहां से अपन जज कर सकते हैं, जो मैं कह रहा था थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, कैपिटल R को अगर 8 रखें, यहां पर कैपिटल R को 8 भी आप रखोगे तो क्या स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 16/2, 8 स्मॉल r की वैल्यू भी 8 हमको मिल जाती है। तो स्मॉल r की वैल्यू हमें क्या मिल जाती है बच्चों, 8 मिल जाती है, ठीक है ना। तो दैट्स हाउ, इस पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, बस स्मॉल r कैपिटल R, ये r को चेंज करेगा, काफी बच्चों का गड़बड़ इस चीज में हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शंस का क्वेश्चन है। आप ये मान सकते हैं कि एक फंक्शन हमें डिफाइन करके दिया हुआ है और फिर वहां से हमें f of x plus 2 माइनस f of x plus माइनस f of x माइनस 2 निकालना है। तो ये जो नया फंक्शन आता है, ये कितने पॉइंट पर नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट डिफरेंशिएबल है, वो हमें चेक करके फाइनली m plus n निकालना है। तो हम इसमें डायरेक्टली क्या कर रहे हैं बच्चों, fx फंक्शन हम चाहें तो बिल्कुल डिफाइन कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। fx फंक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं मॉड x इज लेस देन 2 और यहाँ मॉड x है, तो बेसिकली x जब पॉजिटिव होगा, मॉड x लेस देन 2 मतलब x माइनस 2 से 2 है, तो हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये फंक्शन आएगा 3 टाइम्स 1 माइनस x अपॉन 2 इफ x बिलोंग्स टू 0 to 2, करेक्ट है बच्चों। और फंक्शन आएगा 3 टाइम्स 1 प्लस x/2 इफ x बिलोंग्स टू माइनस 2 to 0, कोई दिक्कत नहीं है, 0 पर यहाँ ओपन तो यहाँ क्लोज, कहीं भी एक जगह कर लेते हैं। एंड फंक्शन इज 0 इफ
x इज बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन बन गया बच्चों हमारे पास, fx। क्या अब हम fx + 2 और fx - 2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ जहां जहां x आ रहा है उसको x + 2 से और x - 2 से रिप्लेस करना है। तो जैसे यहाँ पर आपने x को x + 2 से रिप्लेस किया, यहाँ भी x + 2 रखा, तो x + 2 0 से 2, तो x - 2 से 0। तो क्या हमारे पास पूरा f(x + 2 और f(x - 2) डिफाइन हो जाएगा? ये मैंने आपके सामने f(x + 2 और f(x - 2) को डिफाइन कर रखा है बच्चों। आप करके देखिए, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, इधर सिर्फ x को x + 2 से सब जगह रिप्लेस करके फंक्शन हमें बना लेना है। इतना जब आप बना लेंगे, हमें f(x + 2 और f(x - 2) मिल गया। अब हमें gx फंक्शन निकालना है जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो जैसे ही आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया बच्चों, कैसे सब्ट्रैक्ट किया कि -4 से -2। अब आप चेक करिए, -से -2 में ये जो फंक्शन है -4 से -2 में ये फंक्शन है 3x + 3x/2 + 6। ठीक है, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा फंक्शंस को। तो जैसे ही आप इन दोनों को सेम इंटरवल्स में सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, हमारे पास gx फंक्शन आ जाएगा निकल कर, ऐसा कुछ। और जैसे ही हमारे पास gx फंक्शन आया, क्या हम gx फंक्शन का ग्राफ चाहें तो खींच सकते हैं, और नहीं तो कंटिन्यूटी चेक करनी है तो -2 यहाँ रखोगे, -2 यहाँ रखोगे, चेक करो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पे सेम पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ऐसे ही 2 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज, 2 यहाँ पर रखो और 2 को यहाँ पर रखो। ठीक है, जैसे अपन ऐसे जैसे ही चेक करना स्टार्ट करेंगे, हमें ये पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है कितने पॉइंट्स पर जो है डिसकंटिन्यूअस है। और नहीं तो gx का ये ग्राफ मैंने आपके सामने बना रखा है, जो लाइंस है उनके हिसाब से ग्राफ अगर आप चेक करेंगे, ग्राफ हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि ये जो फंक्शन है बच्चों, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस 0, और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक करेंगे तो 4 पॉइंट्स टोटल आएंगे, 1 2 शार्प कॉर्नर, तीसरा ये शार्प कॉर्नर और ये चौथा शार्प कॉर्नर। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन 0 है, फिर ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। तो टोटल पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी कम्स आउट टू बी 4। तो 4 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के और 0 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स टोटल ऐड करेंगे तो 4 हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 4। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन ऑफ मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स गिवन है, द नंबर ऑफ 3x3 मैट्रिक्स, जिनमें हमें एंट्रीज, ऐसे कितने 3x3 मैट्रिक्स होंगे, उनमें हमें एंट्री सिर्फ 1 2 3 4 5 से रखनी है, सच दैट दे कम्यूट मतलब ए बी मैट्रिक्स बी ए के बराबर है। तो मैंने क्या किया बच्चों, एक बी मैट्रिक्स मान लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और ए बी और बी ए को इक्वल कर दिया। तो पहले मैंने बेटा ए बी मैट्रिक्स निकाल लिया, 0 1 0, ए को बी से मल्टीप्लाई किया रो बाय कॉलम से, तो यहाँ कितना आएगा 0 डी 0, ए बी निकाल लिया। ऐसे ही बी ए को बी पहले और ए बाद में मल्टीप्लाई किया। तो ए बी और बी ए जैसे आपने निकाल के इक्वेट किया, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आप इक्वेट करेंगे तो आप क्या देखेंगे बेटा, डी किसके बराबर होना चाहिए, बी के, ई किसके बराबर होना चाहिए, ए के, और एफ किसके बराबर होना चाहिए, सी के। जैसे ही आपने ये किया, ए और ई आप इक्वेट कर चुके हैं, बी और डी आप इक्वेट कर चुके हैं, सी और एफ इक्वेट कर चुके हैं। तो बेसिकली 3 कंडीशंस आई, बी एंड डी इक्वल, ई एंड ए इक्वल, एफ एंड सी इक्वल, एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग वन कंडीशन, जी एंड एच इक्वल। यस, जी एंड एच इक्वल। तो जैसे ही ये कंडीशंस हमने इक्वल करी बच्चों, तो हमारा जो बी मैट्रिक्स है, ए बी सी, डी की जगह हमने बी रख दिया, ई की जगह हमने ए रख दिया, एफ की जगह हमने सी रख दिया, जी की जगह जी रखा, जी और एच इक्वल थे, एच की जगह जी रख दिया, आई को आई रखा। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितनी एंट्रीज दिख रही हैं, ए बी सी 3, ए बी सी 3, जी एंड आई, तो टोटल 5 डिस्टिंक्ट एंट्रीज दिख रही हैं। ए को एक नंबर दोगे, बी को एक नंबर दोगे, सी को एक नंबर दोगे, जी को एक नंबर दोगे और आई को एक नंबर दोगे। और ए बी सी जी और आई हम कौन से सेट से उठा सकते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो अगर हमें ए पर कोई नंबर रखना है तो 1 2 3 5 से नंबर रखने के 5 ऑप्शन, बी के लिए 5, सी के लिए 5, जी के लिए 5 और आई के लिए 5। तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 रेज़ टू द पावर 5 3125 मेरा आंसर आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर था। समझ में आई बात? तो ए बी और बी ए मैट्रिक्स निकालो, इक्वेट करने से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स इक्वल हैं। तो उसके थ्रू जब बी मैट्रिक्स बना तो उसके अंदर टोटल 5 डिस्टिंक्ट एंट्रीज आ रही थी, और हर एंट्री के लिए 5 चॉइसेस अवेलेबल हैं।
तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 5 नंबर ऑफ मैट्रिसेस वी कैन फॉर्म। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट वही जेई मेंस का जो हम बोलते हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड था, रीजनिंग का एक आ चुका है। ग्रुप्ड डेटा दे रखा है, ग्रुप्ड डेटा का मीन एंड मीडियन हमें दे रखा है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, a एंड b आर द टू डेटास। तो जब भी क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है बेटा, तो हम मिड पॉइंट ऑफ क्लास जो होता है उसे xi मान लेते हैं। मैंने चार्ट आपके सामने बना रखा है, आप देख सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल xi हमने मान लिया, फिर हम सिग्मा fi xi कैलकुलेट करते हैं। मीन अगर हमें कैलकुलेट करना है, सिग्मा fi की जरूरत होती है, तो सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाली है, वो 26 अपॉन a प्लस बी आ रहा है। तो मीन निकालना है, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi किया, जो कि हमें 309/22 क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। इक्वेट किया तो a और b में एक इक्वेशन आ गई, ये वाली। ठीक है, कैलकुलेटिव होता है बेटा ये क्वेश्चन, तो कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हो वहां पर। तो नाउ वी हैव बीन गिवन मीडियन आल्सो। आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द मीडियन। ठीक है, अब हम मीडियन कैलकुलेट करना है बच्चों। तो मीडियन का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस f अपॉन स्मॉल f इंटू सी। सी इज द क्लास इंटरवल, n क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कैपिटल F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रीसीडिंग जो होता है, स्मॉल f होता है उस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाला। ठीक है, तो हमने सब डेटा इसमें रख दिया बच्चों, सारा जो भी डेटा था हमने इसमें रख दिया। और मीडियन हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है बच्चों, 14 दे रखा है। तो उसको 14 रखकर जैसे ही सॉल्व किया तो हमें a और b में एक इक्वेशन और मिल गई कि a प्लस b तो आ रहा है बच्चों 18 और 81 a प्लस 37 भी आ रहा है 1018। तो इन दोनों इक्वेशन से जब आप a और b सॉल्व करेंगे तो a आता है 8 और b आता है 10। कैलकुलेटिव है बिल्कुल, मैं मान रहा हूं, पर हम कर सकते हैं। और a और b अगर हमें आ गया तो हमें क्वेश्चन में a माइनस b का होल स्क्वायर पूछा था, तो 8 माइनस 10 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 आंसर आ जाता है। 4 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए तो पूरा टेबल बना के कैलकुलेशंस करके हम पहुंच सकते हैं आंसर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ पीएनसी। ये जैसे जो सिंपल है वो अगर आप सेलेक्ट करते हैं बेटा इंटीरियर टाइप में, वही सिलेक्शन जो होता है उस टाइम पर वो हमारे को टाइम सेव कर जाता है और हमें नंबर भी ज्यादा बेटर तरीके से दे जाता है। इफ द डिजिट्स आर नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 2 4 6 8। 5 डिजिट हमें दे रखे हैं और हमें 10,000 से बड़े नंबर बनाने, या 10,000 से बड़े नंबर बनाने, मतलब 5 प्लेसेस को हमें फिलअप करना है। हमें 5 ही नंबर दे रखे हैं, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग से डायरेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए 4 ऑप्शन है, 0 नहीं रख सकते हैं। अब जो नंबर यहां रख दिया वो नहीं आएगा, पर अब 0 खुल गया, क्योंकि इस प्लेस पे 0 नहीं रख सकते पर आगे कहीं पे भी रख सकते हैं। तो इसके लिए फिर 4 चॉइसेस हैं, इसके लिए 3 चॉइसेस हैं, इसके लिए 2 चॉइसेस, इसके लिए 1 चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो डायरेक्टली हमारा आंसर 96 आ जाएगा। वो यहाँ लिखा है, या 0 को छोड़ के 4 ऑप्शन। अब 0 आ सकता है, यहां जो रखा वो नहीं आ सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 96 इज आवर फाइनल आंसर। सिंपल। नेक्स्ट, नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट। एक सेट दिया है जिसमें 1 से लेके 100 तक है नंबर्स, पर हमें उन एलिमेंट्स का सम निकालना है। n हमने सेलेक्ट किया, तो n और 2040 का HCF 1 होना चाहिए। मतलब n और 2040 का HCF 1 होगा तो उन एलिमेंट्स का हमें सम निकालना है। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो अगर आप 2040 का बेटा फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इट कम्स आउट टू बी 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अगर हम चाहते हैं n हमने पिक किया और n और 2040 का HCF 1 आए, तो इसका मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए भाई 1 के अलावा। तो इसका मतलब n इवन नंबर नहीं होना चाहिए, उसमें 3 का 5 का 17 का कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो मैंने शुरुआत कैसे करी, सारे इवन नंबर तो हटा ही दिए, सारे इवन नंबर हटा दिए भाई। 2 का फैक्टर तो होगा ही नहीं, इवन नंबर हटाऊंगा तो उसमें 4 और 8 अपने आप हट जाएंगे, 4 और 8 के मल्टीपल्स। तो सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ n जो रिक्वायर्ड है, इवन हटा दिया, तो 1 से लेकर ऑड नंबर्स 99 तक का सम, माइनस भाई उसमें 3 के फैक्टर भी नहीं होने चाहिए, अगर n 3 का मल्टीपल हुआ
3 का मल्टीपल वाला नंबर मान लीजिए मैंने 3 पिक कर लिया, अगर मैंने 3 पिक किया तो 2040 में तो एक 3 था, तो उन दोनों का HCF 1 थोड़ी होगा। तो अब 3 के जो मल्टीपल्स है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो मैंने उसमें से 3, अच्छा 6 ऑलरेडी नहीं था, ध्यान रखेंगे 3 6 नहीं था, तो 3 9 15 21 ये नंबर्स जो है इनका सम हटा देता हूं। माइनस 5 के मल्टीपल भी नहीं होने चाहिए। अच्छा 5 के मल्टीपल्स में यहां पर 5 के मल्टीपल्स में 5 आ गया। अब ध्यान रखेंगे 15 हटाया जा चुका है, 15 हटाया जा चुका है, ठीक है। तो क्योंकि 15 3 का मल्टीपल था, 25 नहीं हटाया होगा क्योंकि 25 वाज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा ठीक है, तो मैं अब जो 5 के मल्टीपल्स हटा रहा हूं, क्योंकि एक एक बार ही सब्ट्रैक्ट करने होते हैं, तो 5 हटाऊंगा, 5 हटाऊंगा, फिर 25 हटाऊंगा, फिर 35 हटाऊंगा, फिर 45 सोचेंगे 45 कहीं हट चुका है क्या, क्या 45 कहीं हट चुका है क्या, ठीक है। जो भी बेसिकली 3 के मल्टीपल्स है वो ऑलरेडी यहां पर सब्ट्रैक्ट किए जा चुके होंगे, तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट बार बार नहीं करना है। 45 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 5 + 4 9 आ रहा है, तो इसलिए 45 नहीं लिया। फिर 55 हटाऊंगा, 65 हटाऊंगा, 75 7 और 5 12, तो वो नहीं लूंगा दोबारा से, क्योंकि एक बार वो यहाँ 3 के मल्टीपल में सब्ट्रैक्ट किया जा चुका है बच्चों, ठीक है ना। वो क्योंकि एक बार सब्ट्रैक्ट किया जा चुका है तो उसको दोबारा से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और ऐसी 95, ये हो गए वो सारे 5 के मल्टीपल्स जो अभी तक इधर से हटाए नहीं गए थे। और अब बचता है 17 के मल्टीपल बच्चों। तो 17 का मल्टीपल एक 17 आएगा, फिर एक 34 आएगा, 34 तो ऑलरेडी नहीं लिया था तो उसको नहीं हटाना है। फिर आएगा 51 था 3 का मल्टीपल जो इधर सीरीज में आ चुका है, तो उसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे आप देखेंगे तो सिर्फ एक 17 जो है वो नंबर बच जाता है। तो इस टोटल सम में से जब आप ये वाला सारा सम सब्ट्रैक्ट करेंगे, AP है, AP है, AP है और एक 17 है, तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू कैलकुलेट यू गेट योर आंसर एज 1251। ध्यान से सोचना है भाई, लॉजिकली समझ में आई बात। HCF 1 होने के लिए कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो इसलिए पहले इवन नंबर हटा दिए, फिर उनमें से 3 के जो मल्टीपल्स है वो हटा दिए, जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो मैंने काउंट नहीं करे। इवन में भाई 3 के मल्टीपल में इवन नंबर आते थे, तो वो इवन नंबर हटा दिए। फिर अब 5 के जो इंडिविजुअल ऐसे एलिमेंट्स बचे हैं जो इस वाली सीरीज में नहीं आए, उनको हटा दिया। और फिर ऐसी लास्ट में 17 के जो मल्टीपल्स नहीं बचे में जो रह गए, वो उसमें सिर्फ 17 रह गया था, उसको हटा दिया। सम सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया 1251। ओके बच्चों, चलिए अब हम आते हैं इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, एरिया अंडर द कर्व। हम यही सोच रहे थे यार पूरा पेपर हो गया, एरिया का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। सो एरिया अंडर द कर्व का भी क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम हमें बनाना है, हमें 3 कर्व्स दे रखे हैं और अपर हाफ ऑफ द प्लेन में इन तीनों कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कर्व्स देखते हैं बच्चों, हमें कर्व्स क्या क्या दे रखे हैं। तो द फर्स्ट कर्व इज x² इज इक्वल्स टू 2y - 1, x² इज इक्वल्स टू 2y, x² प्लस 2y, सॉरी x² प्लस 2y. So we can say that y is equals to 1 minus x² by 2, करेक्ट। एक कर्व तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट y² इक्वल्स टू 4x minus 4, और वी कैन से दैट y² इज इक्वल्स टू -4 टाइम्स x minus 1, -4x प्लस 4 हो जाएगा सेकेंड कर्व। एंड द थर्ड कर्व इज y² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स x प्लस 1। सब पैराबोलाज हैं। दिस वन विल बी अ लेफ्ट फेसिंग पैराबोला जिसका वर्टेक्स शिफ्ट हो गया 1,0 पर। समझ में आ रही है बात? लेफ्ट फेसिंग पैराबोला जिसका कि वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है 1,0 पर, लाइक दिस 1,0। दिस इज अ राइट फेसिंग पैराबोला जिसका वर्टेक्स -1,0 पर शिफ्ट हो गया है। बाकी सिमेट्रिक है बिल्कुल, तो लाइक दिस। एंड द थर्ड वन a parabola y is equals to 1 minus x² by 2, 1 minus x² by 2। तो जब x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? हाफ आएगी, आएगी नहीं आएगी? x को 0 रखूंगा, दिस विल बी अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, बेसिकली दिस विल बी अ डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। अच्छा x को 1 रखने पे y 0 आ रहा है, तो क्या वो इन्हीं दोनों पॉइंट से पास करके जा रहा होगा? -1 रखने पे भी आ रहा होगा, तो वो जो कर्व बनेगा, और x को 0 रखने पे y हाफ आ रहा था, x को यहां 0 रखने पर y 2 आ रहा है, ठीक है। तो व्हेन यू ड्रॉ दैट कर्व यू कैन सी दैट ये रहा 0,5 से पास कर रहा था बच्चों, और इन दोनों पर
it will be something like this. It will be something like this. So we have to find the area bounded by these in the upper half. तो upper half क्या बच्चों, ये या कलर मैं चेंज कर दूं अगर ये कर लेते हैं, पर्पल दिखेगा क्या, दिख रहा है क्या आप लोगों को? आई होप दिख रहा होगा। एक तो ये वाला इंटरवल आ रहा है बच्चों और बिल्कुल सेम सिमेट्रिक इधर वाला आ रहा है, सही बात है। तो अगर मैं ये एरिया फाइंड कर लूं बेटा, ये वाला एरिया, इफ आई एम एबल टू फाइंड दिस वन और इसका ट्वाइस कर दूंगा तो क्या मेरा काम चल जाएगा? तो बेसिकली एरिया कैसे आएगा, ये वाला जो कर्व था, ये कौन सा था जो लेफ्ट फेसिंग था, क्या लेफ्ट फेसिंग वाला ये वाला कर्व है? तो अगर इससे ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया बाउंड हो रहा है, अब आप चाहो तो इसको, अब आप इसको चाहो तो सिर्फ ऐसे भी कर सकते हो कि x को y की टर्म्स में लिखकर, भाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मानेंगे तो भी एरिया तो यही वाला आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, हो सकता है आपको ये ज्यादा सिंपल लगे। तो उधर से x किसके बराबर आ रहा है बेटा, 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर, x आ रहा था 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेकर x को 0 रखने पर, x को 0 रखने पर y के लिए ये कितनी आ रही, 2 आ रही है। तो 0 से लेकर 2 तक dy अगर हम करेंगे बच्चों, तो आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा एरिया आ गया हमारे पास, ये वाला जो पूरा एरिया है, और इसमें से ये जो बाउंडेड एरिया ये हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये हम चाहें तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर सकते हैं, तो माइनस इंटीग्रल कर देंगे 0 से लेके कहां तक, 1 तक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx, ये हम सबट्रैक्ट कर देते हैं और इसका कर देंगे बच्चों ट्वाइस, ठीक है। देखें क्या यही किया हुआ है क्या, बिल्कुल 0 से 2 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, 0 से 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 dx। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो एक कर्व तो मैंने हॉरिजॉन्टली निकाल लिया पूरा, क्योंकि उसमें y को करता तो वो स्क्वायर रूट में चढ़ जाता, उससे ज्यादा बेटर है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के साथ। मतलब भाई अगर आज मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये वाला एरिया चाहिए, तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से ज्यादा आसान है ना भाई सॉल्व करना। तो ये पूरा एरिया निकाल लिया और फिर ये जो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला था उससे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया आ रहा था वो सबट्रैक्ट कर दिया, तो ऊपर शेडेड वाला एरिया आ गया और उसका ट्वाइस कर दिया। सो दैट्स हाउ नाउ इंटीग्रेशन इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन इज ऑल्सो सिंपल। टाइम तब लगेगा जब हम इसको y को रूट ओवर करके और फिर इंटीग्रेट करेंगे। खैर ऐसे बहुत टाइम तो नहीं लगेगा, पर इंटीग्रेशन जो है वो स्क्वायर रूट का थोड़ा सा हो जाएगा, ये हम थोड़ा और फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे और फाइनल आंसर देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स। सो द अपर हाफ में एरिया तो आता है 2, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2। ठीक है बेटा, तो दिस वाज solutions or the explanation of the questions which was held on the 22nd July evening shift. I hope आपको इससे जरूर फायदा होगा। आप क्वेश्चंस को फिर से जो नए बच्चे हैं ट्राई करिए, सीखे, और जिन्होंने किया है आप वो सॉल्यूशंस देख के चेक करिए कि कहाँ आपने मिस्टेक करी या क्या आप छोटा मोटा नहीं कर पाए, ताकि अभी आपका जो अटेम्प्ट बचा है, 4th अटेम्प्ट जो बच्चे देना चाहते हैं, उसमें आपका इसमें जरूर फायदा होगा। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।